सबसे पहले आज की कक्षा शुरू करने से पूर्व मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन सिलचर संभाग के हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय श्री पीआईटी राजा और सहायक आयुक्त महोदय द्वय श्री सत्यवीर सर और एकेसी सर का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस प्रयास के लिए छात्र हित के इस प्रयास के लिए हमें प्रोत्साहित किया है कि हम बच्चों को आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, आज के इस तकनीकी युग में हर वो संभव सहायता परीक्षा के दौरान दे पाएँ, जिससे कि वो अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो उसी कड़ी में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं में। इसी प्रकार हम आपके लिए अन्य विषयों के लिए भी तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। हमारे टीचर्स को हम तैयार कर रहे हैं, पूरी टीम सभी विषयों के लिए प्रयासरत है। जल्द ही वो भी जो आने वाले हमारे पास 82 डेज़ 82 दिन बचे हैं, तो समय-समय पर हम उनकी कक्षाओं का आयोजन करते रहेंगे। तो आप अपने अध्यापक के संपर्क में हमेशा रहें, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात हम कर रहे हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई होगी। उस पाठ्यक्रम में जो हमारे पास ये हमारी अनुक्रमणिका है जो आपको पेपर में मिलेगी, आपके लिए अपठित बोध यानी कि इसमें आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेंगे। फिर एक भाग हमारा जो है क्षितिज भाग 2 जो है, जिसमें काव्यखंड से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे। गद्य खंड है जिसमें आपको प्रोज से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे और संपूर्ण पाठ्य पुस्तक जो आपकी कृति का पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें से कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं जिनको आप 1 या 1.5 घंटे में जो हमारी कक्षा रहेगी उसमें हम रिवाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्याकरण की ओर लेके चलूंगा। व्याकरण में आपको 4 उपविषय रहेंगे, जिसके अंदर आपने वाक्य, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, ये 4 उपविषय ऐसे हैं जो कि 4-4 अंकों के आपके रहेंगे। 16 अंक जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लगभग 15-20 मिनट के अंदर हम इसको क्या करेंगे, इसकी रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। तो व्याकरण में आप देखिए, ये हमारे व्याकरण के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। अलंकारों में आपके पास सिर्फ 5 अलंकार हैं जिनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रचना के आधार पर वाक्य की बात कर रहा हूं। आपको परिभाषा वाक्य की पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास सबसे छोटी इकाई है भाषा की, जैसे जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं, अभी मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो जो सबसे छोटी इकाई है, उस छोटी इकाई में सबसे पहले आता है वर्ण। जब हम वर्णों को जोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है रचना, तो रचना में र, च और ना, ये सभी क्या हैं, ये वर्ण हैं। लेकिन जब इनको जोड़ा और एक सार्थक ध्वनि बनी तब ये बन गए शब्द, तब इनको क्या कहा जाएगा, शब्द। और जब शब्दों का हम सार्थक प्रयोग करते हैं, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, कोई मीनिंग निकले, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसके पश्चात जैसे उदाहरण है इसका, तो पूर्ण अर्थ निकले रोहन विद्यालय जाता है, तो रोहन विद्यालय जाता है ये क्या है, ये एक पूरा वाक्य है। दूसरा उदाहरण है जैसे आज वर्षा होगी, तो आज वर्षा होगी ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। तो होप सो कि आपको वाक्य की परिभाषा पता चली कि ऐसे शब्द जो मिलकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करें उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहा जाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। और भाषा की सार्थक लघुतम इकाई को, लघुतम मतलब स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज दैट इज वर्ड, और जब उसमें से स्मॉलेस्ट निकाल दिया मतलब लघुतम हटा दिया, तब उसको क्या कहा जाएगा, तब उसको वाक्य कहा जाएगा। तो परिभाषा शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थ प्रदान करे वो वाक्य है, और जिसका कोई अर्थ निकलता है। इसके अंदर ना 2 चीजें रहती हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की सीधी सी अगर आप परिभाषा समझें, जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है। जैसे रोहन विद्यालय जाता है, अगर मैं इसी का उदाहरण आपके सामने लूं, तो रोहन विद्यालय जाता है, तो रोहन यहां पे क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, रोहन के बारे में। तो रोहन यहां पे क्या रहेगा, रोहन को आप कहेंगे कि ये उद्देश्य है। उसके पश्चात फिर हमारे पास आया है विद्यालय जाता है, सूचना क्या है कि वो विद्यालय जाता है, तो रोहन हमारे पास क्या हो गया,
उद्देश्य और विद्यालय जाना, उसके बारे में जानकारी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम विधेय कहेंगे। इसके पश्चात हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है, इन तीनों के बारे में बात की जाती है। ध्यान से समझिएगा इन तीनों के बारे में। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको आते हैं जो कि 4 अंकों के रहेंगे। अब 4 मिनट के अंदर हम इसको करेंगे, बिल्कुल आराम से, सीधी बात आपको समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहला है सरल वाक्य, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मिश्र या मिश्रित वाक्य। आपको पेपर में क्या देगा वो? या तो सीधा वाक्य देगा कि इसमें आपको पूछेगा कि बताइए कि ये किस कैटेगरी का, किस श्रेणी का वाक्य है, या आपको क्या कहेगा, ये दिया जाएगा कि ये वाक्य मैंने आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है मैंने सरल वाक्य, आप इसको किस में बने, इसको बदल दीजिए संयुक्त वाक्य में, या इसको बदल दीजिए मिश्र वाक्य में। तो 2 तरह के प्रश्न इसमें रहते हैं। देखिए, सरल वाक्य की सीधी सादी पहचान क्या है? सीधी सादी पहचान इसकी ये है कि इसमें एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। सरल वाक्य की पहचान है एक उद्देश्य और एक विधेय। जैसे दरवाजा बंद कर दो, तो किसके बारे में बात हो रही है? दरवाजे के बारे में। बंद कर दो, ये उसका क्या हो गया? विधेय हो गया। या एक मैं आपको उदाहरण जो आमतौर में मैं कक्षा में बताता हूं, उसको आप समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं कि वाक्य की लंबाई देखकर, उसको बड़ा देखकर कई बार बच्चे ये अनुमान लगाने लग जाते हैं कि ये संयुक्त वाक्य हो सकता है, या ये कौन सा वाक्य हो सकता है, ये हो सकता है मिश्र वाक्य हो सकता है। ऐसा नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है उसके अंदर उद्देश्य और विधेय का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं पढ़ता हूं, सरल वाक्य है। मैं हिंदी पढ़ता हूं, सरल वाक्य है। मैं 2 घंटे हिंदी पढ़ता हूं, सरल वाक्य है। मैं अध्यापक से 2 घंटे हिंदी पढ़ता हूं, सरल वाक्य है। आपको सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर उद्देश्य भी एक है और विधेय भी है। क्यों? काम क्या हो रहा है? केवल हिंदी पढ़ना। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये सरल वाक्य ही रहेगा। अब होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जो इसका दूसरा प्रकार है, जिसको आपने नाम दिया कि ये संयुक्त वाक्य। अब जब संयुक्त की बात आ जाएगी तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस भी वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? संयुक्त वाक्य। और इसको अगर बड़ी सरलता से समझना हो तो ये ध्यान रखिएगा, जब कोई योजक या लिंकर या कंजक्शन जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, जब 2 सरल वाक्यों को या साधारण वाक्यों को जोड़ देगा, उसका नाम हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जैसे वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि शब्द ने क्या कर दिया? 2 सरल वाक्यों को जोड़ दिया। अगर मैं इसको हटा दूं क्योंकि को यहां से, तो यहां पर भी पूर्ण विराम आ जाएगा कि वह विद्यालय नहीं आया, सूचना पूरी है, अर्थ सही है। वह बीमार था, ये सूचना भी पूरी है। लेकिन इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया किसके द्वारा? क्योंकि के द्वारा। तो अब ये पूरा का पूरा वाक्य ये क्या कहलाएगा? ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। आगे देखिए, खरगोश धीरे धीरे चला, खरगोश धीरे धीरे चला, अपने आप में वाक्य पूरा है। तुम्हारे पास आया, और अब इसको जोड़ने वाला योजक क्या है? और। तो जैसे ये वाले योजक चिन्ह है, ये इसकी पहचान है, क्योंकि, और, ये वाले जो शब्द हैं अन्यथा, या, तो ये सारे वाक्य क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। होप सो कि आपको बात क्लियर हुई। और अगर हम इन योजक को हटा दें, अब देखिए, मान लीजिए ये अगर योजक इसके बीच में ना हो तो हमारे पास 2 सरल वाक्य होंगे। इस बात का आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? ये दोनों ही वाक्य स्वतंत्र हैं, लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? योजक चिन्ह के द्वारा। तो इन्हें हम कहते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। अब कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कई बार वाक्य बहुत छोटा होता है अगर उसकी लंबाई की दृष्टि से देखें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए उदाहरणतः मैं आपको बोलूं, आप चाय लेंगे या कॉफी? देखो, आप चाय लेंगे या कॉफी, तो देखिए आप इसमें उद्देश्य है, लेकिन विधेय 2 हो गए, कॉफी और चाय। तो या जो है इसके बीच में जुड़ा हुआ, जो और उसके अंदर जुड़ा हुआ है, उसने इसको भी क्या बना दिया है? संयुक्त वाक्य बना दिया है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। 2 सरल वाक्य थे, आप चाय लेंगे, पूर्ण विराम, आप कॉफी लेंगे, पूर्ण विराम। अब जब मैं इन दोनों सरल वाक्यों को
जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाऊंगा तो क्या बनेगा वो, आप चाय लेंगे या कॉफी। क्योंकि दोबारा से हमें आप कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति से बात कर रहा हूं। तो आप चाय लेंगे या कॉफी, हाँ या ना, ये दो भी क्या हैं, ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। पेपर में कई बार ये चीज आई है कि उसने उत्तर दिया हाँ या ना, तो ये कौन सा वाक्य है, हाँ या ना को रेखांकित कर देता है। तो हाँ या ना है वो क्या है, वो सरल वाक्य नहीं है, वो संयुक्त वाक्य है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य की परिभाषा, उसके उदाहरण बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की ओर। जो मिश्र वाक्य है, मिश्र का मतलब है जिसको हम कहते हैं कि वाक्य के अंदर एक वाक्य स्वतंत्र होता है, जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्लॉज। एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब आश्रित उपवाक्य। एक वाक्य स्वतंत्र होगा, मतलब एक वाक्य अपने आप में प्रधान है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होगा, डिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं उसको। तो जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान है यानी कि मेन है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य का नाम देते हैं। अब देखिए ध्यान से उदाहरण को पढ़िए। मेरे पास एक खिलौना है, ये अपने आप में बात पूरी है। मेरे पास एक खिलौना है जो चाबी से चलता है। अब जो चाबी से चलता है इसका अर्थ तब स्पष्ट होता है जब इसको इस वाक्य के साथ जुड़ा है। जुड़ा हुआ ये भी किसके साथ है, योजक चिन्ह के साथ, लेकिन इसका अर्थ तब स्पष्ट हो रहा है जब इस उपवाक्य को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरे उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित होंगे। उनका अर्थ तब स्पष्ट होता है जब वो उसके साथ जुड़ जाएं। जैसे तुम वहीं चले जाओ, वहीं चले जाओ अपने आप में पूर्ण है, जहां से आए हो। अब जहां से आए हो ये आश्रित उपवाक्य है और इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आपने नरेशन किए होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की होगी, उसमें भी क्या होता है, वो मिश्र उपवाक्य होता है। जैसे कि मैं नहीं जानती कि घनश्याम दास कहां रहता है। मैं नहीं जानती, ये बात कंप्लीट है। घनश्याम दास कहां रहता है ये कब स्पष्ट होता है, जब इसको इसके साथ जोड़ा जाए। और इसको पहचान करने का तरीका आपको बताया जाएगा कि जो, जिसे, जिसे, जब, जैसे ही, ये जो शब्द हैं जहां पे आपको योजक चिन्ह के रूप में मिलेंगे, उसको हम नाम देते हैं कि वो आश्रित उपवाक्य है। देखिए उसका सब कुछ खो गया, सरल वाक्य। शिवराज धनी परंतु दुखी। देखिए इसमें दो हैं, शिवराज धनी है, शिवराम दुखी है। तो ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, परंतु के द्वारा। तो इसको जोड़ने वाला योजक क्या है, वो दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ रहा है, तो उसको आप कहेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। मां ने मारा तो बालक रूठ गया। काम क्या है, एक डिपेंडेंट है, एक स्वतंत्र है। मां ने मारा, ये बात पूरी है। बालक रूठ गया, क्यों रूठ गया भाई, क्योंकि मां ने मारा था। तो ये इसके ऊपर आश्रित है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, मिश्र उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे संदेह है कि तुम ईमानदार हो, तो की के साथ जुड़ा है, वो आपको पहले बता दिया है कि ये किसकी पहचान होगी, मिश्र उपवाक्य की पहचान होगी। तो हमने एक टॉपिक लगभग 5-7 मिनट के अंदर किया है। आशा है कि ये 4 अंकों की जो परीक्षा में आपको प्रश्न आएंगे वो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार आपका मैसेज देख लेता हूं अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, ताकि फिर अब अगले टॉपिक पे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है वो है वाच्य। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश के अंदर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ये किए, यानी चेंज ऑफ वॉइस इसको कहा जाता है, वॉइस। वाच्य का अर्थ क्या है, वॉइस। और इसकी सरल सी परिभाषा क्या है, सरल सी परिभाषा ये है, वाच्य का अर्थ है कहना। वाच्य का अर्थ है किसी बात को कहने का ढंग, जिससे हमें यह पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, यानी कि क्रिया का जो रूप है वो किसके अकॉर्डिंग है, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, या भाव के अनुसार है। तो जब 3 चीजें आ गई हैं तो इससे एक बात और भी क्लियर हो गई कि इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, 3 तरह के वाच्य मिलेंगे। जैसे आप इंग्लिश में तो 2 तरह के मिलते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन हिंदी में 3 तरह के मिलते हैं। कर्ता प्रधान है तो उसे नाम दिया जाएगा कर्तृवाच्य,
कर्म प्रधान है तो उसको नाम दिया जाएगा कर्मवाच्य, भाव प्रधान है उसको नाम दिया जाएगा भाववाच्य। अब देखिए, अब यहां पे आप बच्चे पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कर्ता है और क्या कर्म है। देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। कर्ता का अर्थ क्या होता है? आपने कारक किए थे, केसेस इंग्लिश में किए होंगे। कर्ता का अर्थ होता है काम को करने वाला। जो काम कर रहा है वो करता है, और जिस काम को कर रहा है वो क्या बन जाएगा? वो कर्म बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो मैं कौन हूं? मैं करता हूं, काम को करने वाला। और मैं काम क्या कर रहा हूं? फुटबॉल खेलना। तो खेलना जो क्रिया है, वो फुटबॉल खेलना जो क्रिया है वो क्या है? वो मेरा कर्म है। तो खेलना किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? वो खेलना हो रहा है मैं के अनुसार। मैं खेलता हूं। अगर मैं ये वाक्य ऐसे बोलता, वह शतरंज खेलती है, इसका मतलब वह शब्द वहां पे क्या है? वह शब्द वहां पे स्त्रीलिंग है। तो खेलती शब्द किसके कारण आया? उसके अनुसार आया। जहां पर क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार है, देखिए आप उदाहरण में भी देखिए, मैं खेलता हूं, तो खेलता हूं किसके अनुसार है? मैं के अनुसार। तो आप कहेंगे कि ये कृतवाच्य है, पहला भाग है। प्रियंका पुस्तक पढ़ती है। प्रियंका एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो पढ़ना भी क्या हो गया? पढ़ने क्रिया क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। ये हिंदी की एक विशेषता है, इसमें जो क्रिया का रूप रहेगा कृतवाच्य के अंदर, वो किस में रहेगा? वो रहेगा कर्ता के अनुसार। वर्षा, वर्षा एक स्त्री लड़की का नाम है, वर्षा सोती है। अगर यहां पे मोहन होता तो आप क्या लिखते? मोहन सोता है। मोहन क्योंकि क्या है? एक वचन है और इसके साथ साथ पुल्लिंग है, तो वहां पे क्या आ गया? सोना शब्द हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जिस भी वाक्य के अंदर क्रिया का जो रूप है वो किसके अनुसार हो? वो कर्ता के अनुसार हो, उसको नाम दिया जाता है कृतवाच्य। अब आप पूछेंगे कि पेपर में हमें किस प्रकार से आएगा? पेपर में आपको पूछा जाता है कि हम आपको कृतवाच्य दे रहे हैं, तो इसका वाच्य परिवर्तन करो किसके अनुसार? या तो कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। अब आपके लिए प्रश्न ये भी है कि कैसे भाववाच्य और कैसे कर्मवाच्य होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा आपको एक ध्यान में रखना है, सरल सी एक जानकारी है, उसको दिमाग में रखिए। जब आपको वाक्य में कर्म मिलेगा, मैंने भी बताया ना, कर्म जिस काम को किया जाए, काम को करने वाला वो हो गया कर्ता, और जिस काम को कर रहा है वो अगर मिल जाए उसको नाम देते हैं हम कर्म का। और इसकी दूसरी पहचान है कि कौन सा वाच्य कर्मवाच्य या भाववाच्य, उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता लगाने का भी बड़ा सरल सा तरीका है। उसमें आपको द्वारा, ये वाला द्वारा, या से, ये वाला से, ये शब्द आपको मिलेगा, जिसको आप इंग्लिश में लिखते हो बाय। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखूं, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। क्लियर? तो जब आपने कृतवाच्य से, क्योंकि उसमें फुटबॉल आपका कर्म दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो द्वारा शब्द जब लग गया तो वो या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य है। आपको पहचान करनी है कि कौन सा कर्मवाच्य है और कौन सा भाववाच्य है। तो सिंपल सा है कि अगर आपको वाच्य के अंदर क्या दे रखा है? कर्म दे रखा है, कृतवाच्य का ही परिवर्तन होगा। कृतवाच्य से ही कर्मवाच्य का परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। और कृतवाच्य से ही किसका परिवर्तन होता है? भाववाच्य का परिवर्तन होता है। मतलब एक्टिव से ही पैसिव वॉइस बनेगा। इस बात को आप याद रख सकते हैं। जैसे मैं खेलता हूं, अगर इसका हम वाच्य परिवर्तन करें तो क्या लिखेंगे? मेरे द्वारा खेला जाता है। प्रियंका पुस्तक पढ़ती है, तो इसका क्या बनेगा? प्रियंका के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। वर्षा सोती है, वर्षा के द्वारा सोया जाता है। अब देखिए यहां पे वर्षा सोती है, ये वाला वाच्य जो है ये कर्मवाच्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म तो है ही नहीं। एक तो हमें सब्जेक्ट दे रखा है और एक क्रिया दे रखी है। वर्षा नाम है, करता है, और सोना क्या है? क्रिया है, बीच में कर्म तो नहीं है। तो इसका जो वाच्य परिवर्तन हुआ है, ये वाला वाच्य परिवर्तन, ये कहलाएगा भाववाच्य। और जिसके अंदर हमारे पास क्या है? जिसके अंदर हमारे पास कर्म दे रखा है, उसका वाच्य परिवर्तन किसमें होगा? उसका वाच्य परिवर्तन होगा आपका कर्मवाच्य में। देखिए, लेखक द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, तो लेखक द्वारा
पुस्तक लिखी जाती है। अब इसका अगर आप चेंज ऑफ वॉइस करें, अगर मेरे को कर्मवाच्य से कृतवाच्य में जाना हो तो क्या लिखूंगा? लेखक पुस्तक लिखता है। लेखक पुस्तक लिखता है, इसका आपने वाच्य परिवर्तन किसमें किया? लेखक द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। मजदूरों द्वारा सड़क बनाई जा रही है, तो इसका क्या बनेगा? मजदूर सड़क बना रहे हैं। क्योंकि मजदूरों हैं तो मजदूर बहुवचन है, यहां पे मजदूरों द्वारा सड़क बनाई जा रही है, तो इसका कृतवाच्य क्या बनेगा? इसका बनेगा मजदूर सड़क बना रहे हैं। कवि द्वारा कविता पाठ किया जा रहा है, तो कवि कविता पाठ कर रहा है। तो कंटिन्यूस फॉर्म था तो कंटिन्यूस फॉर्म हमने रखा। कवि द्वारा कविता पाठ किया जा रहा है, ये इसका क्या है? कर्मवाच्य है। इसके बाद भाववाच्य, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें आपको क्या मिलेगा? आपने बच्चों दो तरह की वर्ब सुनी होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है? जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, और इंट्रांजिटिव में क्या मिलता है? हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि किसी के, अगर आपको इसको हिंदी में हम बात करें, जिसको हम कहते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स का मतलब होता है साथ, ऐसी क्रियाएं जो कर्म के बिना जिसकी वैल्यू नहीं रहती या उसके लिए हमें कर्म की अपेक्षा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण बोल रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, तो जब पढ़ता हूं तो यह प्रश्न हमेशा रहता है कि क्या पढ़ता हूं। अब मैं बोल रहा हूं मैं सोता हूं, तो आप ये इसका अपेक्षा नहीं रखते कि मैं क्या सोता हूं। तो जिस भी क्रिया के आगे अगर क्या लगाकर आपको उसका उत्तर मिल जाता है, वो क्रिया क्या होती है? वो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया का जो भी वाच्य परिवर्तन होता है वो कर्मवाच्य में होता है। और जिस भी क्रिया का कर्म से कोई लेना देना नहीं, मतलब अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसका क्या होगा? तो उसका होगा जिसको हम कहते हैं भाववाच्य। अब देखो, हंसना, रोना, बैठना, सोना, जागना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? उड़ना, ये भी सारी क्रियाएं क्या हैं? ये भाववाच्य, ये हमारी जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं के कारण ऐसे वाच्य जिनमें इनका प्रयोग होता है वो भाववाच्य के रूप में होता है। जैसे आपने ऊपर वाले उदाहरण में देखा ना, कृतवाच्य में वर्षा सोती है, तो सोना, आपको पता है कि सोना क्रिया तो वही अकर्मक है, और अगर अकर्मक क्रिया है तो उसका जो वाच्य परिवर्तन किसमें होगा? वो कर्मवाच्य में नहीं होगा, वो भाववाच्य में होगा। तो कहने का भाव, सिंपल सी बात याद रखिए, अगर क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार है कृतवाच्य, अगर क्रिया का रूप कर्म के अनुसार है कर्मवाच्य, और अगर क्रिया का रूप भाव के अनुसार है तो उसको क्या कहते हैं? उसको भाववाच्य कहते हैं। और इस प्रकार ये तीन हमारे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभ्यास करेंगे आपके सामने। वो कहता है कि बताइए, पंडित कथा सुना रहे हैं, तो अगर मैं इसके बारे में पूछूं, कथा सुना रहे हैं, तो इसमें द्वारा शब्द नहीं है, तो फटाफट आप बताइए कमेंट में इसको कि ये कौन सा वाच्य है आपके अनुसार? पंडित कथा सुना रहे हैं, ये कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? याद रखिएगा, मैंने आपको टिप्स दिया था कि जिसमें द्वारा शब्द नहीं होगा वो कौन सा वाच्य होगा। वो फटाफट लिखिए, एक उत्तर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। जिसमें द्वारा शब्द या से शब्द हो वो कृतवाच्य नहीं है, और जिसके अंदर ये ना हो तो वो कृतवाच्य है। बिल्कुल सही जवाब आपका, जिस बच्चे ने जवाब दिया है बिल्कुल सही है, कृतवाच्य इसका उदाहरण है। अब क्यों है? क्योंकि इसके अंदर द्वारा नहीं है। अब मेरा अगला सवाल आपसे है, अगला सवाल मेरा ये है कि पंडित कथा सुना रहे हैं, अगर मैं इसका वाच्य परिवर्तन करना चाहूं तो इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा वो किस प्रकार से होगा? देखिए, नीचे उत्तर कुंजी में भी दे रखा है कृतवाच्य। अब इसका वाच्य परिवर्तन करना है आपको, तो इसका वाच्य कर्मवाच्य में बदलें। ये दे रखा है ना, देखिए, कर्मवाच्य में बदले। तो पंडित कथा सुना रहे हैं, तो पंडितों द्वारा कथा सुनाई जा रही है, ये इसका क्या बन गया? वाच्य परिवर्तन। राम द्वारा, देखो जैसे ही द्वारा शब्द आ गया तो समझ लेना कि ये कृतवाच्य तो नहीं है,
पितृवाच्य नहीं है, या तो ये कर्मवाच्य या भाववाच्य है। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में से पहचान कैसे करोगे? अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है फिर तो ये कर्मवाच्य है, अगर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो ये क्या है? भाववाच्य है। तो राम द्वारा रावण को मारा गया, तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्ता ने कर्म को, राम के द्वारा क्या काम किया? रावण को मारा गया, तो ये कौन सा हो गया? कर्मवाच्य। अब मोहन से चला नहीं जाता, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो कर्म ना होने के कारण मोहन से आ गया ना, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये भाववाच्य है। रमा भोजन पकाती है, क्रिया का रूप किसके अनुसार है? रमा के अनुसार। ना द्वारा दे रखा है इसमें, ना से दे रखा है, तो ये हो गया कृतवाच्य। बच्चों द्वारा खेला जा रहा है, देखो बच्चों द्वारा खेला जा रहा है, तो जो काम हो रहा है इसको नाम देंगे हम कर्मवाच्य। तो इस प्रकार हमें पहचान करनी आनी चाहिए सबसे पहले कि ये कौन सा वाच्य है, और फिर आपको आएगा उसका बदलाव करना। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पहचान करनी सीखी, अब हम इन्हीं का ही वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं। राम द्वारा रावण को मारा गया, अब इसका कर्मवाच्य था, इसका बदलाव करेंगे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में, मतलब इसको हम कृतवाच्य ही बनाएंगे, क्योंकि बताया था मैंने आपको कि कृतवाच्य ही कर्मवाच्य में बदलता है और कृतवाच्य ही भाववाच्य में। अगर कोई सकर्मक क्रिया वाला है तो वो कर्मवाच्य में बदलेगा, अगर कर्म नहीं है मतलब अकर्मक क्रिया वाला है वो भाववाच्य में बदलेगा। ठीक है, तो अब इसको हमने इसको चेंज करना है। तो पंडित कथा सुना रहे हैं, इसका बनेगा पंडित कथा सुना रहे हैं, पंडित द्वारा कथा सुनाई जा रही है। राम द्वारा रावण को मारा गया, तो क्या लिखेंगे? राम ने रावण को मारा, मारा गया पास्ट टेंस था तो हमने इसको पास्ट टेंस में रखा। मोहन से चला नहीं जाता, तो मोहन चल नहीं सकता, मोहन से चला नहीं जाता, इसका क्या बनेगा? मोहन चल नहीं सकता। रमा भोजन पकाती है, तो रमा द्वारा भोजन पकाया जाता है। बच्चों द्वारा खेला जा रहा है, तो इसका क्या बनेगा? बच्चे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार वाच्य आपको परीक्षा में आएंगे जिसका आपको वाच्य परिवर्तन करना होगा। अब हमारे पास एक छठा है, इस उदाहरण को हम कर रहे हैं क्योंकि ये उड़ना क्रिया वाला मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। हंसना, रोना, बैठना, उठना, जागना, एक वाक्य ऐसा जरूर आता है, एक वाच्य जिसका वाच्य परिवर्तन वो पूछता है। पतंग उड़ रही है, अब ये तो हो गया कृतवाच्य क्योंकि द्वारा और से नहीं है। अब इसका वाच्य परिवर्तन करना है हमें, पतंग उड़ रही है। फटाफट आप मेरे को कमेंट में बताइए कि ये जो वाच्य परिवर्तन होगा इसको कृतवाच्य में करोगे या भाववाच्य में करोगे। अगर ये आपने बता दिया तो इसका मतलब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। पतंग उड़ रही है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। उड़ रही है, उड़ना मैंने आपको बताया था कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, और ये अकर्मक क्रिया होगी तो इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा वो किसमें होगा? अगर अकर्मक क्रिया है तो इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा वो भाववाच्य में होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? पतंग द्वारा उड़ा जा रहा है। बस इतना आप लिखेंगे और आपके 4 अंक इस प्रश्न में से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपके सामने 2 टॉपिक रखे हैं अभी 4-4 अंकों के। पहले हमने वाक्य वाला किया, उसके बाद वाच्य वाला। अगला जो टॉपिक हमारा है उसको हम कहते हैं पद परिचय। बिल्कुल सरल टॉपिक है। आज तक आपने हिंदी व्याकरण में जो जो चीजें की हैं बस उसके बारे में आपको जानकारी इस विषय के अंदर देनी है। याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है, जिसको हम फ्रेज कहते हैं इंग्लिश में, पद परिचय। अब देखिए, अगर कोई वर्ण कई वर्णों के मेल से हम कहते हैं ना कि अगर कोई सार्थक ध्वनि बनती है तो उसको आप शब्द कहते हो। वो शब्द तब तक क्या है? तो वो शब्द तब तक शब्द है जब तक उसका हमने वाक्य प्रयोग नहीं किया। अगर आपने उसका वाक्य प्रयोग कर दिया, वाक्य प्रयोग करते ही वो शब्द स्वतंत्र नहीं रहता क्योंकि वाक्य का हिस्सा बन जाता है, इसलिए उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है पद का। अब उदाहरण समझिए, बिल्कुल आप अपने जीवन से जोड़ के समझिए। आप लड़का हैं या लड़की हैं, ठीक है, आप अपने घर में हैं। अगर आप विद्यालय में आपका दाखिला हो जाता है तब आपको क्या कहने लग जाते हैं कि ये स्टूडेंट है, क्योंकि तब आप स्वतंत्र नहीं है, तब उस विद्यालय का हिस्सा है। बिल्कुल वही बात है,
जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लग जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हो गया है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको हम नाम देते हैं कि वो पद है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, अब देखिए आपके सामने यही लिखा हुआ है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। तो ये जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, ये शब्द नहीं है। अब ये सभी क्या कहलाएंगे? इन सभी को क्या कहा जाएगा? इनको पद कहा जाएगा। कहने का भाव ये है कि ये इस वाक्य का हिस्सा होने के कारण ये सारे के सारे पद बन गए। अब पद बन गए हैं, इसी के बारे में आपसे पूछेगा, किसी एक शब्द को अंडरलाइन कर देगा कि ऐसा है भाई, ये बताओ कि इसमें से ये वाला जो पद है ये क्या है। जब हम उसके भेद के बारे में, उसके उपभेद, लिंग, वचन, कार के बारे में बता देते हैं तो वो होता है पद परिचय। बिल्कुल आराम से इसको समझिए, ये चीजें इसके अंदर रहती हैं। संज्ञा रहती है, सर्वनाम आएंगे, विशेषण आएंगे, क्रिया आएंगे। ये क्या है? विकारी शब्द हैं। उसके बाद क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, निपात है। ये पांचों क्या है? अविकारी शब्द हैं। अविकारी होता है जिनके अंदर बदलाव नहीं होता। अब देखिए, हम उदाहरण से लेके चलते हैं। आपके सामने पेपर में आया, सौम्या पत्र लिखती है, तो भाई ये सौम्या के नीचे से अंडरलाइन कर दिया। उसने पूछा कि बताओ भाई ये पद क्या है। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। तो आपने लिखा कि सर ये तो संज्ञा है। एक काम आपका हो गया, बिल्कुल ठीक है। आपने बताया कि ये संज्ञा है। अब आपको बताना है कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। तो हमें पता होना चाहिए संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, कुल 5 हैं, मुख्यतः 3 है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है और स्थानवाचक है। व्यक्ति का मतलब क्या है? किसी एक के बारे में जब बात हो रही है, एक स्थान है, एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, उसे हम नाम देते हैं कि ये व्यक्तिवाचक है। अब एक के बारे में बात हो रही है, सौम्या किसी एक का नाम है, तो ये संज्ञा कौन सी होगी? कि ये व्यक्तिवाचक है। आपका आधे नंबर का काम हो गया, इतना बताते ही। उसके बाद सौम्या पत्र लिखती है। अब आपको पता लग गया कि ये एक वचन है या बहुवचन है। अकेली के बारे में बात हो रही है तो ये एक वचन है। लिखती है, इसका मतलब क्रिया स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब ये सौम्या किसी लड़की का नाम है, तो आप लिखेंगे स्त्रीलिंग है। 3 चीजें आपने बता दी। आपने बताया संज्ञा, संज्ञा के बाद आपने बताया कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। उसके बाद आपने बताया कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर आपने ये बताया कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो 3 चीजें आपने बता दी। अब उसके बाद हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वाक्य में जिसके बारे में बात होती है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं या कर्ता कहते हैं। तो आप लिख देंगे कि ये कर्ता है या इस वाक्य का उद्देश्य है। तो आपका काम पूरा, 1 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद अगला वाक्य उदाहरण के लिए देखिए, वह रोज सवेरे दौड़ता है। वह रोज सवेरे दौड़ता है। अंडरलाइन उसने किसका किया हुआ है? अंडरलाइन उसने किया है किसको? सवेरे शब्द को। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके ऊपर मार्कर लगा दिया था इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया होगा। ये जो सवेरे शब्द है, देखिए सिंपल सा तरीका होता है, जब हमें यह बताया जाए कि क्रिया होने के समय के बारे में, काल के बारे में, तो वो हो जाता है क्रिया विशेषण। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। किसी व्यक्ति वस्तु का नाम आ गया तो संज्ञा है। अगर उसकी जगह पे जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, प्रोनाउन क्या है? प्रनाउन, यानी सर्वनाम। नाम का मतलब संज्ञा होता है, लेकिन सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो प्रयोग किए गए हैं वो बन गए सर्वनाम। विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बता रहे हैं, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ होता है जो काम हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है क्रिया विशेषण की, जिसको आप इंग्लिश में एडवर्ब कहते हो। विशेषण विशेषता बताएंगे संज्ञा या सर्वनाम की, और क्रिया विशेषण विशेषता बताएगा क्रिया की। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। विशेषण को कहा जाता है एडजेक्टिव और क्रिया विशेषण को कहा जाता है एडवर्ब। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब देखो, काम होना है तो काम किसी जगह पे होगा तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। काम के बाद होने के समय के बारे में बात हो रही है तो कालवाचक। काम कितना हो रहा है तो परिमाणवाचक, और काम कैसे हो रहा है? रीतिवाचक। अब देखिए, हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि वह रोज सवेरे दौड़ता है। अब दौड़ने का काम कब हो रहा है? इसमें वह के बारे में बात नहीं है, अभी रोज के बारे में बात नहीं है, बस दौड़ने के बारे में बात है। कब दौड़ रहा है? सवेरे। तो पहले तो ये क्रिया विशेषण है। समय के बारे में बता रहा है, इसको नाम दे दिया इसलिए ये कालवाचक है। ठीक है, तो क्रिया के साथ संबंधित है।
तो ये आपका इसका पद परिचय हो गया। पिताजी यहां नहीं आए, आने की बात हो रही है, उसकी विशेषता बता रही है, तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। शाबाश, जब विस्मयादिक शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके पीछे इसको हम कहते हैं गुल्ली डंडा, आमतौर पे विस्मयादि, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह जब हमें मिलता है उसको नाम दिया जाता है, ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं जिसको हम किसी हर्ष, शोक, विस्मय, विस्मय मतलब हैरानी, शोक मतलब दुख, हर्ष मतलब खुशी, घृणा, इनके साथ आप लगा हुआ देखते हैं, तो ये वाले शब्द जहां पे मिलेंगे उसको नाम दिया जाएगा कि ये विस्मयादि बोधक है। पेपर में आपको सिर्फ इसके बारे में बताना, ये विस्मयादि बोधक है। शाबाश, अब शाबाश कैसा है? शाबाशी कब दी जाती है? जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो विस्मयादि बोधक है और ये प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। अब कह दिया छी, कितनी गंदी बात है, तो छी शब्द किया तो उसकी हमने क्या की है? भर्त्सना की है, तो ये क्या हो गया? घृणा सूचक हो गया, ठीक है। वाह, वाह भी क्या है? प्रशंसा सूचक है। तो इस प्रकार आपको पद परिचय का अर्थ क्या है? जो भी अंडरलाइन शब्द दिया गया है, पद दिया गया, मैं शब्द बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, वास्तव में ये पद है क्योंकि ये वाक्य का हिस्सा है। तो जो भी अंडरलाइन करके आपको बताया गया, आपको केवल उसका ऑपरेशन करना है कि ये शब्द, ये पद है क्या। अब फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल देखिए, मन की कोमलता। अब कोमलता क्या है? कोमलता क्या है? कोमल शब्द विशेषण होता है। जिस भाववाचक संज्ञा के बारे में आपने सुना होगा, ऐसी संज्ञा जिसके द्वारा किसी भाव का प्रकटीकरण होता है, जिससे कोई अवस्था की बात चलती है। कोमलता मतलब सॉफ्टनेस, तो सॉफ्ट जो शब्द है वो विशेषण है, सॉफ्टनेस जो है वो क्या हो गई? वो नाउन है। तो भाववाचक संज्ञा ये मानी जाएगी। और कोमलता है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है और कर्ताकारक है। सिंपल। जब भी संज्ञा आएगी तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा बताना पड़ेगा। अगर क्रिया विशेषण या जो हमारे विस्मयादि बोधक आते हैं तो उसमें तो सीधा एक शब्द का ही उत्तर देना होता है, ठीक है। अब मेहनत के बिना धन नहीं प्राप्त होता, ठीक है। तो किसको अंडरलाइन किया गया? इसने क्रिया को अंडरलाइन किया। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये क्रिया है। क्रिया के बारे में मैं बता चुका हूं, दो तरह की क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। क्या प्राप्त नहीं होता? धन, तो मतलब कर्म है इसके अंदर, तो ये सकर्मक क्रिया है। एक वचन है, प्राप्त होता है, होती है नहीं कहा, तो होता है दे रखा है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। और होता है, प्रेजेंट की बात है, ता है, ती है, ते है, ये किसको दिखाते हैं? आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात सुनी होगी जब टेंस की होंगे, तो ता है, ती है जिसमें आता है, तो ये वर्तमान काल है, ठीक है। अब देखिए, माधव दूसरी कक्षा में पढ़ता है। आपको बताया था मैंने कि किसी जगह की बात आ जाएगी तो वो क्या होगी? संज्ञा होगी। अब कक्षा संज्ञा तो है, लेकिन एक कक्षा कहने से उसके अंदर सारी कक्षाएं शामिल हैं। आमतौर पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम किसी ऐसे शब्द का नाम लेते हैं जिसके अंदर पूरा समूह शामिल होता है, पूरी जाति शामिल होती है। जैसे हम बात करें, जैसे मैंने कहा लोग, ठीक है, तो उसमें सारे लोग शामिल हैं। हमने कहा स्त्री, स्त्री के अंदर पूरी फीमेल कम्युनिटी है। पुरुष, ये भी अपने आप में पूरी जाति है। तो इस प्रकार कक्षा, कक्षा के अंदर सारी कक्षाएं हैं, चाहे किसी भी कक्षा की बात करें हम, तो जो कक्षा शब्द है वो जाति सूचक संज्ञा है, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन है, माधव दूसरी कक्षा में खड़ा है। अगर कक्षा शब्द की बात आ जाए तो आपको पता होना चाहिए उसकी कक्षा लगी। हमें किसी भी शब्द का अगर क्या निकालना हो, ये पता लगाना हो ना कि वो एक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो। यहां पे खड़ा है शब्द को देख के कई बच्चे गलती करेंगे, वो ये कहेंगे कि ये पुल्लिंग है। नहीं, ये खड़ा होना किसके साथ जुड़ा हुआ है? माधव के साथ। लेकिन उसने पूछा किसके बारे में है? कक्षा के बारे में। तो यहां कई बार ना पेपर में वो जिसको हम कहते हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चे के लिए एग्जामिनर। माधव खड़ा है, ये खड़ा है शब्द तो माधव के लिए है, लेकिन पूछा उसने कक्षा के बारे में है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि कक्षा शब्द जातिवाचक है, एक वचन है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग मतलब आप इसको प्रयोग करके देख लीजिए, कक्षा लगी, बाहर, कक्षा बाहर लगी है। जब कक्षा को लेके आप चलेंगे तो लगी है ये शब्द आएगा। मैंने आपको उदाहरण दिया है। तो कक्षा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो होप सो कि हमारा तीसरा टॉपिक जो मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक से करवाने की कोशिश की है, ताकि कल आप इन प्रश्नों का उत्तर देखते समय उलझे नहीं।
इसके बाद चौथा हमारा टॉपिक है अलंकार, जिसमें आपके पास मैंने आपको बताया था कि केवल 5 अलंकार हैं और इनमें से आपको 4 उदाहरण आएंगे। आपको केवल उनकी पहचान करके लिखना है, बिल्कुल सरल है। इसके बारे में आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके जो उदाहरण हैं उसके अंदर जो पाए जाने वाले शब्द हैं वही आपको इसका उत्तर दे देंगे। सबसे पहली बात आती है उपमा की। उपमा का अर्थ क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना। जब उपमेय की तुलना किसके साथ की जाती है? उपमान से की जाती है। अब उपमेय क्या होता है? जिसकी आप विशेषता बताना चाहते हैं। उपमान जिसके साथ आप तुलना करने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे हम कहते हैं, मां ने कहा चांद सा सुंदर बेटा। अब बेटे की तुलना की जा रही है। कैसा सुंदर? चांद सा। तो तुलना किसके साथ की जा रही है? चांद के साथ। किसकी की जा रही है? बेटे की। तो बेटा उपमेय है और चांद क्या है? उपमान है। तो इस प्रकार की जो काव्य पंक्तियां हैं, अलंकार जो है ना वो कविता पंक्ति को सजाता है। मैंने आपकी परिभाषा के बारे में चर्चा क्यों नहीं की? वो इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें आपको केवल उदाहरण देके उसके प्रकार के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या है कि जैसे मनुष्य आभूषणों को धारण करता है, वैसे ही कवि अपनी कविता को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो उपमा अलंकार है, वहां पे कवि क्या करता है? तुलना करता है। ठीक है, तो जहां पे तुलना की जाती है, तुलना कैसे करेंगे? सा, से, सी, सरिस, सम। ये आपको शब्द जिस काव्य पंक्ति में मिल जाएं तो बस चुपचाप आप कौन सा लगा देना अलंकार, वो आपका कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे यहां उदाहरण दिया है, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। ये आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पढ़ा होगा। ठीक है, चंद्र सा सुंदर मुख, कल्पना सी अतिशय कोमल, कर कमल सा कोमल है। कर मतलब हाथ। हाथ कैसा है? कमल के फूल की तरह कोमल है। तो सा, से, सी, सरिस, सम, जहां पर ये शब्द आपको मिल जाएं उसे हम कहेंगे कि ये उपमा अलंकार है। और रूपक क्या होता है? रूपक का अर्थ होता है नाटक या किसी का रूप धारण कर लेना। जहां पर इतनी समानता दिखा दी जाए कि जिसमें उपमेय और उपमान का पता ना चले कि कौन किसकी विशेषता बता रहा है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रूपक अलंकार का नाम देते हैं। अब उदाहरण से समझिएगा, और ये जो उदाहरण इसमें शामिल किए गए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे मैं नीचे वाले उदाहरण से शुरू करूंगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रतन, रतन मतलब जो जिसको हम क्या कह सकते हैं? पत्थर, कीमती पत्थर जो हम आभूषणों के अंदर जड़वाते हैं कई बार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम रूपी रतन है या रतन रूपी राम है? तो इसके बारे में जब बात हमें पता नहीं चल रहा ये राम रूपी रतन पाया है या रतन रूपी राम पाया है, तो उसको हम क्या नाम देंगे कि ये रूपक अलंकार है। उसके बाद चरण कमल बंदो हरिराई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, ये पेपरों में कई बार आता है। चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण। हमें ये नहीं पता कि उसके चरण कमल जैसे हैं, कमल के फूल जैसे हैं, कवि ने कहा, या कमल ही उसके चरणों जैसा है। तो चरण रूपी कमल या चरण कमल, कमल रूपी चरण। तो यहां पे अभेद हो जाता है जब दो चीजों के बीच में, दो तुलनाओं के बीच में अत्यंत समानता दिखा दी जाए तो उसे नाम दिया जाता है रूपक अलंकार का। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब अंबर रूपी पनघट, पनघट क्या होता है? जहां पे पुराने समय में स्त्रियां पानी भरने के लिए जाती थी। कहता है रात बीत चुकी है, अंबर रूपी पनघट के ऊपर तारों रूपी घड़ों को उषा, उषा मतलब सवेर रूपी नगर की स्त्री डुबो रही है। तो ये नहीं पता चल रहा कि अंबर को पनघट कहा गया या पनघट को अंबर कहा। तारों रूपी घड़े हैं या घड़े रूपी तारे हैं। उषा रूपी स्त्री है या स्त्री रूपी उषा। उषा मतलब सुबह। तो जहां पर अभेद की स्थिति पैदा हो जाती है, कवि बिल्कुल अभेद पैदा कर देता है, उसे नाम दिया जाता है कि यह रूपक अलंकार है। ठीक है, अब इसका एक तरीका मैं आपको और भी बताऊंगा। जहां पर आपको ये शब्द मिल गए सा से सी सरी सम, तो आपने बता दिया उपमा है। अगर यहां पे आपको सा से सी सरी सम की बजाय जानो मानो ज्यों त्यों ये शब्द अगर आपको मिल जाते हैं, ये वाचक शब्द मिल जाते हैं। अब उत्प्रेक्षा का अर्थ है कि उपमेय में ना तो तुलना की है, ना ही उनको एक समान माना है, बल्कि केवल कल्पना की है। जहां पे उपमेय की उपमान में संभावना या कल्पना हो,
उसे हम नाम देते हैं उत्प्रेक्षा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको उपमा अलंकार समझाते हुए बताया था कि चंद्र सा सुंदर बेटा। अब इसकी जगह पे मैं ये कह दूं, बेटा मानो चंद्रमा। बेटा है नहीं, केवल माना है। ठीक है। जब किसी उपमेय में उपमान की कल्पना की है, वो है नहीं है लेकिन मान लिया गया है। जैसे कटु वचन कहत ककई, मानो लौन जर पे देई। ठीक है। जैसे जख्मों के ऊपर कहता है, ककई ने इतने कड़वे वचन कहे, मानो जख्मों के ऊपर क्या कर दिया, नमक छिड़क दिया हो। हरि मुख मानो मधुर मयंक, मानो शब्द आ गया। हरि का मुख किस प्रकार है, जैसे मधुर मयंक हो। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ। जानो, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, कि उसका क्रोध के कारण उसका शरीर ऐसे कांपने लग गया जैसे कि सागर जाग गया। सागर के अंदर क्या हो गया, जवार भाटा आ गया, वो सोया हुआ सागर जाग गया हो। तो जहां पर आपको जानो मानो ज्यों तो मिल जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पे आपको सासे सी सरिसम मिल जाए, उपमा अलंकार। और तीसरा वो बच गया, कौन सा, रूपक अलंकार। अब हमारे पास चौथा बड़ा आसान सा आता है, वो है मानवीकरण। मानवीकरण के अंदर एक शब्द आया हुआ है मानव। जब कवि ऐसी कल्पना करता है कि जैसे प्रकृति ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि मनुष्य कर रहा है। आपने कक्षा 9वीं के अंदर एक कविता पढ़ी होगी, मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो उसमें क्या बताया है, बादलों को कैसा बताया है, जैसे कि वो शहरी रिश्तेदार हों। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। अब जैसे रिश्तेदार आता है, जैसे उसके आने की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार बादलों के आने की बात की गई है। तो मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, इसका क्या अभिप्राय है, मेघ के आने की जो कल्पना है वो एक मनुष्य के रूप में की गई है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया मानवीकरण, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। अब इसके बाद अगला देखिए, जैसे सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान। अब लहरें नाच थोड़ी सकती हैं, नाच कौन सकता है, मनुष्य। लेकिन कवि ने कल्पना कर ली कि लहरें नाच रही हैं, और नाचने का जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है, मनुष्य के द्वारा। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया कि ये मानवीकरण है। तनकर भाला बोल उठा, भाला यानी कि जो हथियार है, कब बोल सकता है, नहीं बोल सकता। लेकिन कवि ने कल्पना की है कि राणा का जो भाला था ना, जिससे वो लड़ा करते थे, कि भाला भी कहने लग गया कि राणा अब मुझे, महाराणा प्रताप को कह रहा है भाला उसका, कि मुझे थोड़ा आराम न दो, मुझको आराम, राणा मुझको आराम ना दो, कि मुझे जरा भी आराम नहीं चाहिए, तुम लगातार युद्ध लड़ते रहो। लेकिन कल्पना की है, भाला कभी बोलता नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना है। तो ऐसी पंक्तियां जब हमें मिलती हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं कि ये मानवीकरण है। अतिशयोक्ति, अति का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़कर बात करना। जब किसी भी विषय वस्तु का वर्णन इस तरीके से किया जाता है कि वहां पे लोक सीमा से बढ़ के हो जाए, वो जैसा पॉसिबल हो ही ना पाए, तो वहां पे उस पंक्ति को नाम दिया जाता है कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अब ये दो उदाहरण बड़े फेमस रहते हैं आमतौर पे, उदाहरण की दृष्टि से भी और वैसे भी। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं, लेकिन कवि ने कल्पना की कि उससे पहले ही लंका जल गई। तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब चेतक घोड़े की प्रशंसा करते समय उसने हर लोक सीमा को क्या कर दिया है, उसका उल्लंघन कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि सोचने से पहले ही इतनी बड़ी नदी को छलांग मार के पार कर दिया हो? लेकिन कवि की कल्पना है। जब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है, उसे नाम दिया जाता है कि यह अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे अब उदाहरण देखिए आप, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भी पानी, कृष्ण ने सुदामा के पैर धुलवाने के लिए परात के पानी को नहीं लिया, बस नैनों के पानी से ही क्या उसके पैर धो दिए। क्या पॉसिबल है कि आंसुओं के द्वारा पांव धोए जा सकें? लेकिन कल्पना की गई है, अतिशयोक्ति है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंती रजनी, रजनी कहते हैं रात को, वो कहता है कि क्षितिज से तू धीरे धीरे नीचे उतरा। अब नीचे कौन उतरने का काम करता है? नीचे उतरना है या छत के ऊपर जाना है, ये काम तो मनुष्य का है। लेकिन कवि ने कल्पना की है कि रात जो है जैसे वो धीरे धीरे क्षितिज से उतर रही है। क्षितिज ऐसी जगह होती है जहां पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंती रजनी, इसका अभिप्राय यहाँ पे क्या हो गया?
इसका अभिप्राय हो गया कि ये जो बसंती रजनी है वो धीरे धीरे उतर रही है, तो मनुष्य की तरह भाव करते हुए दिखाया है, इसलिए ये मानवीकरण है। ठीक है, अब आप देखिए उदाहरण, संध्या सुंदरी परीसी, सा से सी आ गया तो उपमा है। प्रश्न चिन्हों में उठी भाग्य सागर की हिलोरें, जहां पे बीच में भाग्य रूपी सागर है या सागर रूपी भाग्य है, रूपक अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद, अरविंद से, अरविंद कहते हैं कमल के फूल को, तुलना की गई है, उपमा हो गया। सिंधु सा विस्तृत, सिंधु सा क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। फिर फट गया मानो अरुण रंग का घड़ा हो, मानो तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया। तो इस प्रकार आपको ये शब्द याद रख लेते हैं। दो तरह के अलंकार तो आपको केवल शब्दों को याद रखने से याद हो जाएंगे। कौन से, उपमा वाला याद रखा, क्या सा से सी सरिसम याद रखा, उपमा अलंकार क्लियर। जानो मानो ज्यों त्यों याद रख लिया तो आपका कौन सा है, उत्प्रेक्षा क्लियर। अगर किसी मनुष्य के बारे में कल्पना करते हुए दिखाया है प्रकृति को, मानवीकरण। जहां पे लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर हो गया, अतिशयोक्ति। और जहां पर अभेद हो गया है किसमें, उपमेय और उपमान में, उसको हम नाम क्या देते हैं, रूपक अलंकार। तो ये 4 टॉपिक थे जो मैंने आपको करवाने का, समझाने का, आपकी पुनरावृत्ति करवाने का प्रयास किया है। 16 मार्क्स का काम आपका इसमें से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बिल्कुल संक्षिप्त में, आपको प्रश्न लिखने का जो तरीका है मैं उसके बारे में बात करके फिर आपको यहाँ से जो अपनी कक्षा को यहाँ पे विराम दूंगा। और इस प्रकार का जो तैयारी है वो हम इसको निरंतर में रखेंगे। जैसे लगभग हम 5 या 6 कक्षाओं के अंदर पूरी डिटेल में जो हमारा काव्य खंड है उसको, फिर गद्य खंड है उसको, और उसके बाद व्याकरण को दोबारा से, और अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, काव्यांश, इनको भी हम करने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहला काम ये रखना है, जब भी आप अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़ें, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको प्रश्नों का उत्तर देते समय आपने जब भी अपठित की बात करते तो उसको कम से कम 2 बार पढ़ना जरूरी है। पश्चात पढ़ने के बाद फिर आपने प्रश्न देखने हैं, जहां वृद्धजनों का अनादर करने के परिणामों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। जब आप इसको पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। जो शब्द आपको इसमें से देख, कई बच्चों को हिंदी पढ़ने में और हिंदी की समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, तो मैं उनको ये समझाना चाहूंगा, इस चीज का ध्यान रखें कि जहां पे जो ऑप्शन दिए होते हैं वो भी कई बार हमें क्या कर देते हैं, बड़ी सहायता कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट ढूंढना चाहूं, मैंने ये अभी पाठ इसका गद्यांश पढ़ा नहीं है, तो आपको गद्यांश पढ़ते समय ही उसको अंडरलाइन कर लेना है। समाज में, परिवार में विविध कुल परंपराओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमारे जो वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का मतलब होता है बुजुर्ग लोग हैं, हमारी संस्कृति और किसकी बात कर रहे हैं, हमारी परंपराओं का वाहक होते हैं। वयोवृद्ध परिवार के तरुण सदस्य, अब यहाँ पे जैसे जैसे वर्ड आ रहे हैं ना, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। वयोवृद्ध बूढ़े लोग, तरुण मतलब युवा लोग, धर्मोन्मुख धर्म की ओर लेके जाने वाले, वो भौतिकता और आध्यात्मिकता समझाते हैं, परिवार में शांति के उपाय और लोक वृद्धि के बारे में बताते हैं। ये इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि बुजुर्गों का हमारे जो नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है, उसके जीवन में क्या महत्व है। अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे भी नहीं आया, वृद्धजनों का अनादर करने के परिणाम क्या होंगे, बस उसके बारे में बात है। अब कहता है यहाँ पे देखिए, परिवार के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि अपने से अलग ना करें और यथाउचित मान सम्मान करें। अब यहां से बात शुरू होगी। परिवार समाज की कसौटी पर खरी उतरने वाली धारणाओं, मान्यताओं और परंपराओं को तोड़ने मोड़ने या उनकी अनदेखी करने का प्रयास कदापि ना करें। क्या काम ना करें, ना तो धारणाओं को तोड़ें, मान्यताओं को, और ना ही उनको परंपराओं को तोड़ने मोड़ने का ये प्रयास ना करें। संस्कार वही अच्छे होंगे जहां बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनके निर्देशित संस्कृति और परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि बुजुर्गों की रिस्पेक्ट की जाएगी। और बुजुर्ग जीवन के मूल्यों को जानने वाले होते हैं, ये भी उनकी पॉजिटिव है। उनका भी कर्तव्य है कि परिवार के हर मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, वृद्धजनों का अनादर क्यों हो रहा है? सामाजिक और पारिवारिक विघटन हो रहा है, समाज और परिवार में कुव्यवस्था है, और परिवार में कलह कलेश और दुख संताप है, भौतिकता और आध्यात्मिकता का असंतुलन है। तो आपको क्या करना है, इसमें से बताना है कि कौन सी बात असत्य है। असत्य का मतलब है जो सही नहीं है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो गलत है। अब देखिए, सामाजिक और पारिवारिक विघटन ये वृद्धों के
अनादर का परिणाम नहीं है। समाज और परिवार में कुव्यवस्था किसके कारण आएगी? बुजुर्गों के कारण। परिवार में कलह क्लेश दुख संताप किसके कारण आएगा? बुजुर्गों के कारण। भौतिकता और आध्यात्मिकता की बात की है ना, उसने कहा है कि जो बच्चों को किसकी ओर जोड़ रहे हैं, धर्मोन्मुख कर रहे हैं, वो किसको कौन कर रहे हैं? बुजुर्ग कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें तो ठीक है, लेकिन समाज के ऊपर कोई दुष्प्रभाव जो है वृद्धजन नहीं डाल रहे। तो इस प्रकार ये आपको छांटना है कि कौन सा असत्य है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, फिर प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद आप उसको उत्तर निकाल पाएंगे। अब के बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो आपको परीक्षा संबंधी क्या पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जब आप कविताओं के उत्तर दे रहे हैं तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कविता और इसके कवि कौन है। मैं आपको बड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। पहला कवि आपका सूरदास है, तो याद रखिएगा सूरदास जो है वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर कम जानते हैं लेकिन आप उसके बारे में 2 पंक्तियां अपनी तरफ से जोड़कर लिख देते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवियों में कौन है? सूरदास है, जिसकी कविता जो है, जिसके पद जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इतना आप हर एक प्रश्न के आगे जोड़कर लिख सकते हैं, ये एक तरीके का परिचय हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमारे पास सूरदास की जुड़ी हुई जो कविता है उसके अंदर क्या बताया गया है? उसके अंदर ये बताया गया है कि कृष्ण जी के मित्र थे उद्धव। उद्धव किसके ऊपर विश्वास करते थे? योग संदेश के ऊपर। और गोपियां किसके ऊपर विश्वास करती थी? ईश्वर के प्रेम के ऊपर। गोपियों का मानना था कि ईश्वर को उसको प्रेम करके प्राप्त किया जा सकता है। उद्धव का मानना है कि योग साधना करके किया जाता है। बस अगर आपने इतना भी प्रश्न करके किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए लिख दिया तो वो आपको कम से कम बिना प्रश्न किए जो आपको नुकसान होने वाला है आप उस हानि से बच जाएंगे। तो ये तो थी प्रश्नों की बात। अब इसके बाद बड़ा ब्रीफ में आपको बताया गया है कि गोपियां क्या कर रही हैं। पहले पद में गोपियों ने किसको कहा? उद्धव को भाग्यशाली कहा। भाई तू कृष्ण के साथ रहता है, उसका मित्र है, उसके दरबार में रहता है, लेकिन तेरे ऊपर क्या है? कृष्ण का प्रभाव नहीं पड़ा। तो व्यंग्य किया है, मतलब उसका मजाक उड़ाया है। बावजूद इससे प्रेम नहीं करते, उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की तुलना किसके साथ की है? ये बस ये पंक्तियां जो 2 हैं ये आपके लिए सफिशिएंट हैं हर प्रकार के उत्तर को देने के लिए। अगर आपका प्रश्न क्या है? पहले पद से जुड़ा हुआ, ऊधो तुम तो हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। ये इसकी पूरी की पूरी व्याख्या और उसके प्रश्नों का उत्तर है। अब उदाहरण क्या दे रहा है? वो कह रहा है कि जैसे कमल के पत्ते के ऊपर, कमल पानी में खिलता है लेकिन उसके ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे तेल की जो गागर है, मटकी है, उसके ऊपर पानी की बूंद उसके ऊपर नहीं टिकती। ऐसे ही तुम भी भाई कृष्ण के पास तो रहते हो लेकिन तुम्हारी दृष्टि में उसके प्रति कोई प्रेम नहीं जागा। हम तो पागल हैं क्योंकि हम अबला हैं, भौरी हैं, हम ही अबला है जिसके पास कोई बल ना हो। कहता है कि गोपियां कहती हैं कि हम ही अबला हैं क्योंकि हम तो किसको क्या करती हैं? इस प्रकार से प्रेम करती हैं जैसे गुड़ के ऊपर चींटी आ जाती हैं। ठीक है, वैसे ही कृष्ण की बात सुनते ही हमारे मन में उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाता है। अब देखो, गुड़ चांटी ज्यों पागी, ज्यों त्यों जानो मानो, कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया यहाँ पे। तो यहां पे आपको इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न या आपको इससे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसका उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। प्रश्नों का उत्तर देते समय कवि और कविता का नाम जरूर बताइए, उसके बाद उसका उत्तर दीजिए। अब दूसरा जो कवि है आपका, वो दूसरा कवि आपका क्या है? वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। याद रखिएगा, जो सूरदास हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं। बच्चे इसमें कई बार गलती करते हैं इसका उत्तर देते समय, उसमें प्रश्न आ जाता है कई बार। और तुलसीदास मुख्य रूप से किसके कवि हैं? वो अवधी भाषा के कवि हैं। ये याद रखिए, इनकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। सूरदास ने कृष्ण के बारे में लिखा है और तुलसीदास ने मुख्यतः किसके बारे में लिखा है? प्रभु श्री राम के बारे में लिखा है। अब इसके अंदर राम लक्ष्मण परशुराम 3 नाम हैं। राम का भाई थे लक्ष्मण, और परशुराम कौन थे? परशुराम शिव भक्त थे। अब ये घटना किसके साथ जुड़ी हुई है? बालकांड से जुड़ी हुई है। जब सीता स्वयंवर हो रहा था उस समय वहां पे शर्त रखी गई थी वहां पे रखे हुए शिव धनुष को उठाने की, कि जो इस शिव धनुष को उठा के उसकी प्रत्यंचा
प्रत्यंचा मतलब उसकी डोरी को चढ़ा देगा, उसी के साथ किसका विवाह हो जाएगा? सीता का विवाह हो जाएगा। बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया, वो नहीं हो पाया। तो जब श्री राम ने उसको उठा के प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वो धनुष टूट गया। अब यहां से धनुष टूटने के प्रसंग को लेके परशुराम उसके ऊपर क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। वो बात बात पे अब क्या करते हैं? अपना फरसा दिखाते हैं। फरसा मतलब कुल्हाड़ा। वो दिखाते हैं कि मैंने इस धरती को बहुत बार क्षत्रियों से खाली किया है। वो ब्राह्मण थे, कहते हैं कि मैंने कई बार इस धरती को क्या किया? क्षत्रियों से खाली कर दिया, मुझे आम आदमी मत समझो। और जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब प्रभु श्री राम हैं, उनकी तरफ से पक्ष में बात करते हुए लक्ष्मण आगे आते हैं। वो व्यंग करते हैं, शुरू में एक ना समझ बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। जैसे उनको परशुराम कहते हैं कि मैं तेरे को बालक समझ के कुछ नहीं कह रहा, तू मेरा मजाक उड़ा रखा है, तू मुझे एक सामान्य व्यक्ति समझता है, सामान्य ब्राह्मण समझता है, मैं बहुत बड़ा शूरवीर हूं। तो यहाँ पे लक्ष्मण भी उनको थोड़ा सा बहस करते हुए मजाक उड़ाते हैं कि जो वीर होते हैं वो केवल दिखावा नहीं करते, फरसा नहीं दिखाते, वो तो युद्ध करते हैं। और मैं भी आपकी ओर कोई हथियार नहीं उठा रहा, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हम सूर्यवंशी हैं, और हमारे यहाँ पे रिवाज है कि हम ब्राह्मण और गाय के ऊपर, संत के ऊपर, निर्बल के ऊपर, इनके ऊपर हथियार नहीं उठाते। तो इसी प्रकार जब वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो अंत समय में कौन आगे आते हैं? वहां पे श्री राम आगे आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, बड़ी विनम्रता से उनके क्रोध को शांत करते हैं। तो इस प्रसंग को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब यहां पे आपको जो प्रश्न है, कुछ ऐसे उदाहरण रूपी प्रश्न आपको आएंगे, जैसे यही कुंबड़बतिया को हुनाई। अब कुंबड़बतिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुंबड़बतिया क्या है? एक विशेष प्रकार की फल लौकी होती है कि वो इतनी कोमल होती है, अगर उसकी ओर कहते हैं कि कोई उंगली की तरह भी इशारा कर दे तो वो कुमला जाती है। तो यहाँ पे कुमड़े की बतिया के समान निर्बल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि यहाँ पे कोई कुंबड़बतिया नहीं है, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कठारो, चहत उड़ान फूंक बहारो, ये कुंबड़ बतिया को उनाई, जे तर्जनी देख जर जाई। कहते हैं यहां भी लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हारी उंगली दिखाने से मैं डर जाऊंगा, ऐसा नहीं है, यहाँ कोई हम कुंबड़ बतिया नहीं है कि जो कुमला जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये शब्द जो इसके अंदर आए हैं इनके बारे में ध्यान रखना होगा कि कुंबड़ बतिया क्या है। कुंबड़ बतिया कुमड़े की बतिया, जिसको निर्बल के रूप में सूचक माना है। लक्ष्मण जी ने मुनि परशुराम जी के किस स्वभाव पर व्यंग किया? अब देखो लक्ष्मण जी व्यंग्य कर रहे हैं तो किस स्वभाव पे कर रहे हैं कि वो चाटुकार था। चाटुकार मतलब किसी की झूठी प्रशंसा करने वाला। आलसी था? नहीं, आलसी भी नहीं था, मीठा भी नहीं बोल रहा था। बड़ बोलापन मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण अपने वीरता के बारे में बात करने वाला। तो उसका स्वभाव क्या था परशुराम जी का? वो बड़े 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 बोल रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने उसी के ऊपर क्या किया? उन पर व्यंग किया। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अभी हमने अलंकार किए थे, जहां पे सम आ जाए तो वो कौन सा अलंकार है? वो उपमा अलंकार है। और क की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार भी, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आपने उपमा अलंकार से उसको चयन कर लिया है। किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक बातें नहीं निकल रही थी? अब देखो यहाँ पे कौन उलाहना दे रहा है? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पे आएगा के वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक बातें नहीं निकल रही हैं। ये कौन कह रहा है? परशुराम कह रहा है। मोह के कारण, काल के कारण, लोभ के कारण या डर के कारण? तो वो कहता है कि काल बस हो गया है, मतलब तेरी मृत्यु तेरे पास आ गई है। ये कौन कह रहा है? परशुराम कह रहा है। कोटि कुलिस सम, इसमें ये कह रहे हैं परशुराम, किसको? लक्ष्मण को। वो कह रहे हैं कि तेरी जुबान से जो मेरे लिए इस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं ये ऐसे ही नहीं निकले, क्योंकि तेरी मृत्यु नजदीक आ रही है और तेरा काल जो है वो तेरे से ऐसे शब्द बुलवा रहा है। तो इस प्रकार काल शब्द जो है वो इसका उत्तर रहेगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस छंद में है? हम पहले बता चुके हैं कि ये दोहा चौपाई छंद में है। तो इस प्रकार आपके मुख्य प्रश्न इसमें से बनते हैं। अब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को अपने कुल की किस परंपरा का बोध करवाया? लक्ष्मण जी तो ये कहते हैं कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर प्रहार नहीं करते, ये बात थी। ये कुंबड़बतिया कौन आई? ये कौन कहता है? लक्ष्मण जी ने कहा कि तू हमें क्या समझते है कि हम कुंबड़े का फूल हैं, हम कुंबड़े की बेल हैं
जो तुम्हारे छोटे से तर्जनी को देख के, तुम्हारी उंगली को देख के ही हम क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। हम सूर्यवंशी हैं, हम वीर हैं। लक्ष्मण जी ने मुनि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों को चुपचाप सहने का क्या कारण बताया? तो लक्ष्मण जी ने मुनि परशुराम की बातों को सहने का कारण बताया, भाई मैंने तो आपको देख रहा हूं कि आप मुनि हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आप मुझे मारे चाहे कुछ भी करें, मैं तो आपके चरण ही पकड़ूंगा। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि धनुष क्यों टूट गया। भाई वो कहता है कि बचपन में बहुत बहुत धनुष हमने खेल खेल में तोड़े, तब तो किसी ने क्रोध किया नहीं, और हमारी दृष्टि में तो सारे धनुष समान हैं, और ये कोई धनुष हमने इस तरह जानबूझ कर नहीं तोड़ा, वो तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय टूट गया। तो ये 3 तर्क देते हैं लक्ष्मण, किसको? परशुराम को। ठीक है, वो कहते हैं कि राम का कसूर नहीं है इसमें, हमारी तो आदत है, हम धनुष का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार तुम इतना मोह क्यों दिखा रहे हो? अब परशुराम को इसी बात पे चिढ़ आ गई। अब प्रश्न आएगा कि परशुराम किस कारण से क्रोधित हुआ जब लक्ष्मण ये कहते हैं, वो कहते हैं कि तू इस धनुष को सामान्य धनुष समझ रहा है, अरे ये शिवजी का धनुष था, इसलिए उनको क्रोध आ गया। तो ये प्रश्न अगला इंपॉर्टेंट है, वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषता बताई गई हैं? वीर योद्धा क्या करता है? कभी भी युद्ध भूमि में क्या नहीं करता, अपनी वीरता का प्रदर्शन, और शत्रु से जो युद्ध करता है वो रणभूमि में शत्रु का वध करता है, केवल अपनी कोरी बड़ाई नहीं करता, ना ही अपशब्द बोलता है। तो ये 2 जो कविताएं हैं, इनमें से आपको पैसेज या प्रश्न 100% आएगा, क्योंकि ये दोनों ही कवि मध्यकालीन कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद के जो कवि हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, जिसकी कविता है आत्मकथ्य, इस कविता का केवल एक जो कह सकते हैं केंद्र बिंदु ये है, वो अपने जीवन के दुख को, अपनी आकांक्षाओं को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि कवि का संदेश ये है कि अगर हम अपने दुखों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो हम केवल और केवल हास्य का पात्र बनते हैं। बस ये अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आप लिखेंगे आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है, ये आधुनिक कवि है, और इनकी कविता का जो संदेश है वो ये है कि कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उसमें उनके जीवन के दुखों की बात आएगी, और उनकी दुखों की बात को जानकर क्या करेंगे, लोग उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे अथवा उनका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हमें जीवन की क्या है, अपनी व्यथा को वो अपने तक ही रखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको मुख्य प्रश्न जो पूछेंगे, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, गागर रीति, गागर कहते हैं घड़े को, रीति का मतलब होता है खाली। अब गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, खाली मटका भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ खाली मटके की बात नहीं है, यहाँ कवि ये कहना कहता है कि जीवन मेरा गागर रीति, मेरा जो जीवन है वो खाली मटके की तरह है, मतलब वो सुखों से खाली है। तो आपको टिक करना है सुखों से खाली। ठीक है, और जीवन में कवि के जीवन की गागर कैसी है? तो खाली है। ये 2 प्रश्न हमेशा बहुत सारे जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनमें ये पूछे गए हैं। इसके बाद कंथा शब्द के बारे में जरूर पूछा जाता है। कंथा का अर्थ है कथा। कथा कौन सी? आत्मकथा, अपने जीवन की कथा। सीवन उधेड़ना, सीवन उधेड़ने का अर्थ क्या है? यहाँ पे जीवन के रहस्यों को खोलना। सीवन कहते हैं स्टिचिंग को, सीवन उधेड़ना मतलब जीवन के रहस्यों को खोलना। और इस कविता का थका हुआ पथिक कौन है? थका हुआ पथिक कवि है। ठीक है, उसके बाद आत्मकथा लिखने की बजाय वो क्या करना चाहता है? वो कहता है कि मैं आत्मकथा लिखने की बजाय मैं दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार ये इस कविता का भाव है। कवि चाहता है कि मैं अपने जीवन की जो कथा है वो किसी के सामने न रखूं। इसके पश्चात इसमें से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसका जीवन दुखों से भरा है, संघर्ष से भरा है, वो अपने दुखों को अपने तक सीमित रखना चाहता है, और क्योंकि अगर दूसरों को पता लगेगा तो मजाक उड़ाएंगे। सरल सी भाषा है। कवि ने अपनी तुलना किससे की है? कवि कहता है कि मैं अपनी तुलना उस यात्री, उस पथिक से करता हूं जो जीवन रूपी रास्ते पे चलता चलता थक गया। उसका जो अपना जो जीवन में पाथेय था, पाथेय कहते हैं जो रास्ते में खाने के लिए भोजन लिया जाता है। ठीक है, वो अपने जीवन के उस पाथेय के सहारे अपने पथ पर आगे बढ़ना है।
अब उसके जीवन में उसके बीते हुए सुखी पलों की यादें ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है जो उसके जीवन में पाथेय का काम कर रही हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि जीवन में हमारे जो सुख के पल होते हैं वही हमें जीवन में जीते रहने का, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अब अगला कवि हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी क्या है, आधुनिक युग के कवि हैं। बस ये याद रखिएगा कि ये आधुनिक युग के कवि हैं और इसकी दो छोटी छोटी कविताएं हैं, उत्साह कविता और अट नहीं रही है कविता। जो उत्साह कविता है उसमें कवि क्या चाहता है, वो कहता है कि जीवन में जो लोगों के जीवन के अंदर अतृप्ति है, जो वो प्राप्त नहीं कर पाए, जो उनके जीवन की बेचैनी है, उनके मन का चित्रण कवि ने उत्साह कविता के माध्यम से किया है। और वो प्रकृति से ये प्रार्थना करता है कि हे बादलों, तुम बरसो जैसे तुम बरस कर इस जलती हुई धरती को ठंडा कर देते हो, ऐसे ही नव चेतना और सामाजिक क्रांति से ही इस दुनिया के अंदर बदलाव आएगा। अब देखिए, कवि ने बादलों को किसकी प्यास बुझाने वाला कहा, पीड़ित प्यासे लोगों की। और दूसरी ओर उसका किसका प्रतीक मान रहा है कि जो भी दुनिया के अंदर विध्वंस करना है, जो भी बुरी चीजें हैं, जो अट्टालिकाएं हैं, ये उनको गिराना चाहता है, सामाजिक क्रांति लाना चाहता है, समाज के अंदर एक समानता लाना चाहता है। तो सबसे पहले आप, ये कविता है, बादल गरजो घेर घेर गोर गगन धारा उधर, ठीक है, दलित कल्पना गुरारी, ये पेपर में कई बार अलंकारों में भी आ जाता है। बाल कल्पना के से पाले, सासे सी सरिसाने के कारण ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। विद्युत छवि और में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भद्रो बादल गरजो। वो कहता है कि हे बादलों, तुम गरजो, तुम लगातार बरसो, तुम्हारे उर में, उर कहते हैं हृदय में, विद्युत की छवि है। विद्युत मतलब चमक, बिजली की चमक है। तुम्हारे अंदर नवजीवन है, तुम्हारे अंदर वज्र भी छिपा हुआ है। वज्र मतलब जो इंद्र का शस्त्र है, जिसको हम कह सकते हैं बिजली, विद्युत ही कह सकते हैं उसको। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। मैं चाहता हूं कि तुमसे प्रेरित होकर मैं नई नई कविताएं लिखूं, जिससे समाज के अंदर एक नवजीवन, एक क्रांति आ सके, एक सामाजिक क्रांति आ सके। तो उसका बिल्कुल सरल से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं आमतौर पे जब प्रसंग आता है। बादलों को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है कि बादलों को उसने क्या कहा, उसने कहा कि लोगों के मन को सुख से भरने के लिए, आकाश को साफ करने के लिए, बिजली चमकाने के लिए, या संपूर्ण आकाश को घेर घेर कर बरसने के लिए। तो उसने कहा कि घेर घेर घोर गगन, ऊपर आ गया ना, कि पूरे गगन को तुम घेर लो और लगातार बरसो, ये उसने बादलों को कहा। बादल की व्याख्या कैसे की, ये आपके सामने है। क्या वो आकाश को ढकने वाला है? नहीं है। काले केश वाला है? नहीं। हृदय की बिजली के समान है, नवजीवन प्रदान करने वाला है और इच्छा पूर्ति करने वाला है। कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आएगा, हृदय की बिजली के समान, नवजीवन प्रदान करने वाला और इच्छाओं को पूरा करने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस कविता में से प्रश्न आएंगे। इसी की दूसरी कविता किसके बारे में है? वो अट नहीं रही कविता, वो फागुन के सौंदर्य के बारे में है, जिसमें फागुन मास कब आता है? जब सर्दियों के बाद हल्की हल्की गर्मी बढ़ने लगती है तो फागुन मास शुरू होता है। तो यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कवि किसके बारे में बात कर रहा है? फागुन के सौंदर्य की बात कर रहा है कि प्रकृति के अंदर इतनी सुंदरता है। देखो, पहली जो कविता है वो प्रगतिवादी कविता है, ये ध्यान रख लेना। हो सकता है कई बच्चों को ना पता हो। जो त्रिपाठी निराला हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो प्रगतिवादी कवि है, मतलब उन्होंने क्रांतिकारी कविताएं लिखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सौंदर्य की कविताएं नहीं लिखी। तो ये जो कविता है ये छायावादी कविता है, मतलब सौंदर्य की कविता है। वो कह रहा है कि मैं चारों तरफ देख रहा हूं, अट नहीं रही है, हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो इस कविता के अंदर उसने क्या बताया कि जो फागुन मास के बाद का वातावरण होता है, जो प्रकृति होती है, उसमें चारों तरफ पत्तों से लदी हुई डालियां हैं, कहीं हरे रंग की हैं, कहीं लाल रंग की हैं, कहीं फूल खिल रहे हैं और वहां से खुशबू चारों तरफ से फैल रही है। इस प्रकार का वातावरण फागुन मास में देखने को मिलता है। कहता है मैं देख के उसको अपनी आंखों में समा लेना चाहता हूं,
लेकिन वो समा नहीं पा रही, इतनी सुंदरता प्रकृति के अंदर फैली हुई है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है, अट नहीं रही है और हट भी नहीं रही है। जो फागुन की आभा है वो तन सट वो पूरे शरीर में भी समा नहीं पा रही है। इतनी ज्यादा प्रकृति के अंदर क्या है, सुंदरता फैली हुई है। तो अब इसमें से प्रश्न बिल्कुल आसान से पूछे जाते हैं। अट नहीं रही कविता में कवि का क्या भाव है कि अट नहीं रही है मतलब क्या है कि जो फागुन मास की सुंदरता है वो कहीं भी समा नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद कवि ने इसका शीर्षक अट नहीं रही है रखा है क्योंकि फागुन का सौंदर्य क्या है, कवि को प्रकृति में नहीं समा पा रहे हैं, कवि को प्राकृतिक लग रहे हैं, आसमान में नहीं समा रहे हैं, या कवि को काल्पनिक लग रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, प्रकृति में नहीं समा पा रहे हैं, वो इतनी सुंदरता है। पाठ पाठ शोभा श्री, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहता है। श्री का अर्थ होता है सुंदरता, ये हमेशा ध्यान रखना। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है कि कण कण के अंदर सुंदरता फैली हुई है प्रकृति में, और उसको समाना चाहूं, समेटना चाहूं तो मैं उसको समेट नहीं पा रहा। और कवि किसकी ओर से आंख नहीं हटाना चाहता, वो चारों तरफ जो प्राकृतिक सुंदरता फैली हुई है उससे वो आंख नहीं हटाना चाहता। तो इस प्रकार ये आपको जो प्रश्न है, दो तरीके के प्रश्न हैं। एक तो क्रांतिकारी कवि निराला के रूप में उत्साह कविता का, और दूसरा है प्रयोगवादी और छायावादी कवि के रूप में अट नहीं रही है कविता का। उसके बाद हमारा अगला कवि है दंतरित मुस्कान का नागार्जुन। नागार्जुन ने एक जो कविता इसमें लिखी है, छोटी सी कविता है, यह दंतरित मुस्कान। उसने एक बच्चे की मुस्कान, जो उसकी स्माइल है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है एक पिता के ऊपर, उसका वर्णन इसमें किया है। तो वो क्या कहता है कि जो छोटे बच्चे की मुस्कान होती है वो तो मृतक के अंदर भी जान डाल सकती है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। अतिशयोक्ति अलंकार आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि मैं बाहर रहता हूं और बहुत समय बाद जब घर लौटता हूं तो मैंने अपने छोटे बच्चे को जब मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, उसके धूल से सने हुए शरीर को देखा, तो ऐसा लगा जैसे किसी गरीब की झोपड़ी में कमल का फूल खिला हो। उसके स्पर्श को पाकर लेखक को ऐसा लगता है जैसे कांटों वाले वृक्ष, बांस बबूल के कंटीले पेड़ों से भी फूल झर रहे हो, शेफालिका के फूल गिर रहे हो। और ये दंतरित मुस्कान, दंतरी जिसमें छोटे छोटे दो दांत दिखाई देते हैं, उसकी मुस्कान से ऐसा लगता है कि पत्थर दिल भी पिघल कर क्या हो जाएगा, कोमल बन जाएगा। तो इस प्रकार तीन बातें उसने कही कि कमल की तरह उसका धूल से सना हुआ शरीर लग रहा है, उसके स्पर्श को पाकर ऐसा लगता है जैसे कंटीले पेड़ों से भी क्या है, शेफालिका के फूल झर रहे हैं। और तीसरा क्या, उसकी मुस्कान पत्थर दिल को पिघलाकर भी क्या कर सकती है, कोमल बना सकती है। तो इसमें भी आपको एक काव्यांश आएगा, उसके आपको क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। अब देखो, ये हमारे पास काव्यांश था। तुम मुझे नहीं पाए पहचान, देखते ही रह गए अनिमेष। अनिमेष का होता है बिना पलक झपकाए देखना। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। देखो, कहता है कि मैं पहली बार तुमसे मिला हूं, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, अगर तुम्हारी माँ ना बताती ना कि ये तुम्हारे पिता हैं, मैं ना सकता देख, मैं ना जाता पाता जान तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। क्योंकि उसका परिचय किसके माध्यम से हुआ, माँ के माध्यम से हुआ। उसने उसकी पहचान करवाई कि ये तुम्हारे पिता हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, इसके लिए, पिता के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, उसका बेटे के लिए, तुम मुझे, तुम के लिए बात, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बेटे के लिए प्रयुक्त। शिशु किस कारण थक गया, अजनबी को लगातार अनिमेष देखने से, लगातार देखने से। कवि ने शिशु की माँ को धन्यवाद क्यों दिया, कवि ने शिशु की माँ को धन्यवाद दिया शिशु से मिलवाने के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन किसने करवाई थी, उसकी माँ ने करवाई थी। तो बिल्कुल सरल कविता है, बिल्कुल आसान कविता है। प्रश्न को पढ़ते ही आपको इसका उत्तर लग जाएगा कि मरे हुए व्यक्ति में जान कैसे डाल देती है। क्योंकि जो आदमी उदास है, दिन भर का थका है, क्योंकि सारे जीवन की उतार चढ़ाव रहते हैं, निराशाएं देती हैं, तो जब हम किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उसकी खुशी, उसकी स्माइल क्या करती है, हमारे जीवन में एक, जिसको कह सकते हैं हम, उसकी जीवंतता का संचार कर देती है, जैसे मरे व्यक्ति के अंदर भी जान डालती है। नए निकले हुए दांतों वाले बच्चे की मुस्कान देखकर कवि को क्या लगता है, वो कहता है कि ऐसी शक्तिशाली है कि ये तो पत्थर को पिघलाकर भी क्या कर दे, फूल बना दे, कोमल बना दे। बच्चा किसको घूर कर देख रहा, बच्चा कवि को
पहली बार देखता है तो उसको पहचान नहीं आ रही, तो उसकी ओर घूर कर देखता रहता है और अनिमेष देखता है। अनिमेष मतलब लगातार देखता है, बिना पलक झपकाए देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये थक गया है। मधुपर्क क्या होता है? क्योंकि माँ जब छोटे बच्चे को खिलाती है, जिस मधुपर्क वैसे होता है, मधु कहते हैं शहद को। पहले गांव में माताएं क्या करती थी, अपने बच्चे को दूध के और शहद को घोलकर उसको उंगली से उसको जो चटाती थी, उसको नाम दिया जाता था मधुपर्क। तो मधुपर्क किसने चटाया है? माँ चटाती है। पिता के पास, पिता तो काम करने के लिए जा रहा है, बच्चे का पालन पोषण कौन कर रही है घर पे? उसकी माँ कर रही है। तो मधुपर्क दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण को कहा जाता है। ये पंच तत्व उसके अंदर शामिल किए जाते हैं और यही जीवन के अंदर मिठास भरता है। माँ जैसे बच्चे के जीवन में मिठास भरती है, उसी प्रकार मधुपर्क मुंह के अंदर स्वाद के रूप में मिठास भरता है। तो इस प्रकार ये जो कविता है, ये इसका जहदंत्रित मुस्कान, ये इसका शीर्षक है। तो इसके आधार पर मुस्कान की क्या विशेषताएं मैं पहले बता चुका हूँ। मरे हुए के अंदर भी जान डाल सकती है, स्वाभाविक है, कोई बनावटीपन नहीं है, सरल है, भोली और मनमोहक मुस्कान है। उसकी मुस्कान देखकर ऐसे लगता है जैसे कांटों वाले वृक्ष भी फूल झर रहे हों और पत्थर दिल को भी पिघलाकर क्या कर दे, कोमल कर दे। अब फसल कविता है, फसल भी इसकी लिखी हुई कविता है। इसमें से वो कहता है, कवि बताता है कि जो फसल होती है वो केवल क्या है, वो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनती है। कोई भी फसल है, अब उसमें कौन कौन से तत्व हैं? उसमें सबसे पहली भूमिका है किसान की। किसान क्या करता है? किसान उसके अंदर मेहनत करता है, लेकिन अकेले किसान की मेहनत नहीं होती, उसमें ढेर सारी नदियों के पानी का जादू होता है, मिट्टी होती है, जल होता है, सूर्य होता है, हवा होती है। इन सबके परस्पर सहयोग से क्या बनती है? फसल बनती है। मतलब फसल क्या है? प्रकृति का और मनुष्य का परस्पर सहयोग का परिणाम फसल है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक नहीं, दो के नहीं, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? कुछ भी नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, अनेक हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी, काली, संदली मिट्टी का जो गुणधर्म होता है वो है। और आपने फोटोसिंथेसिस सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण। जब सूर्य की किरणें फसल को प्राप्त होती हैं, तब ही फसल बड़ी होती है। और अंत में वो क्या कहता है कि फसल कुछ नहीं है, ये हवा की थिरकन है, उसका सिमटा हुआ संकोच है। फसलें जब लहराती हैं, वो किसके साथ लहराती हैं? वो हवा की थिरकन के साथ लहराती हैं। तो इस प्रकार ये उसने फसल का चित्रण किया है। तो ये कविता क्या है? मानवीकरण अलंकार से बनी हुई कविता है। ठीक है। इसके पश्चात अंतिम कविता संगतकार कविता है। संगतकार कविता मंगलेश डबराल की लिखी हुई कविता है। मंगलेश डबराल में इसने बताया कि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे रहते हैं जो हमारे जीवन की उन्नति का माध्यम बनते हैं। हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक, हमारे समाज के अन्य बहुत से लोग। लेकिन जो लोग सफल हो जाते हैं, समाज, दुनिया केवल उनको देखती है। इस देश को बनाने में, इस समाज को बनाने में, इस राष्ट्र को बनाने में बहुत सारे लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है और इतिहास में उनका कहीं पर नाम भी नहीं है, लेकिन उनका योगदान उसको भुलाया नहीं जा सकता। जैसे जब कोई संगीतकार, जब कोई गाने वाला, गायक जो है, वो अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा होता है, तो उसके साथी जो कलाकार होते हैं, जो गाने में उसकी सहायता करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसको कहा जाता है संगीतकार। लेकिन प्रशंसा किसकी होती है? वो मुख्य रूप से गाने वाले की होती है। तो यहाँ पे कवि ने ये बताया है कि दुनिया में जिस प्रकार हम उन लोगों को भुला देते हैं जिन्होंने अनाम रूप से, बिना आगे आए, नींव का काम किया है। जैसे हमारा घर बना हुआ है, उसकी नींव है, वैसे ही समाज, इस राष्ट्र को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको हमेशा याद रखें और उनके प्रति कृतज्ञ रहें। जैसे कि गायक को सफल बनाने में, गायक का साथ देने में मुख्य भूमिका किसकी रहती है? संगीतकार की रहती है। इसलिए गायक को भी संगीतकार को भुलाना नहीं चाहिए। वो क्या सहयोग करता है संगीतकार? संगीतकार उसको कभी भी गाते समय उसकी जो आवाज है, उसकी जो सुर और लय का, उसके आलाप का जो जंगल है, उसमें से गुम नहीं होने देता।
वो उसके मेन गाने को, जो मेन उसका स्थाई होता है, उसको हमेशा उसके सहयोग के साथ उसको गवाता रहता है। कहने का भाव ये है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देने वाली जो सुंदर और कांपती हुई आवाज होती है, वो कौन होती है? वो संगीतकार की आवाज होती है। और संगीतकार आमतौर पे उसका शिष्य होता है, छोटा भाई भी हो सकता है, या कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है जो उसके पास सीखने आया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जीवन में जिस जिस प्रकार गायक के लिए संगीतकार का सहयोग मुख्य है, वैसे ही समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए निर्माण में बहुत सारे ऐसे अनाम लोगों का सहयोग क्या है, मायने रखता है। अब मुख्य गायक की आवाज कैसी है? वो मुख्य गायक की आवाज है तो भारी होगी, चट्टान जैसी होगी। और जो संगीतकार है उसकी आवाज कैसी है? तो संगीतकार की जो आवाज है वो कैसी होगी? वो कंपकपाती हुई, कमजोर और सुंदर आवाज होगी। कौन है ये संगीतकार? कहते हैं संगीतकार या तो गायक का भाई होता है, या उसका कोई शिष्य होता है, चेला होता है, या कोई दूर का कोई रिश्तेदार होता है जो उसके पास गाना सीखने के लिए आया है। तो संगीतकार कविता मंगलेश डबराल की कविता है। मंगलेश डबराल भी आधुनिक युग के कवि हैं। 2 कवि आपके पाठ्यक्रम में भक्ति काल के हैं, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 4 कवि आपके जो हैं पाठ्यक्रम में, वो आधुनिक युग के हैं। तो मैंने कोशिश की है आप सभी बच्चों को जितनी शीघ्रता से, जितनी त्वरित रूप से हम इसका रिवीजन कर पाएं, वो आपके सामने रखने की। तो आपका जो लगभग काव्य खंड और इसके साथ साथ व्याकरण खंड पूरा हो गया है। अब हमारे पास जल्दी से हम इसको क्या करेंगे, हम इसके जो पाठ हैं, पाठ की एक एक 2-2 लाइन में हम इसको क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कल की परीक्षा में कम से कम उस पाठ के बारे में थोड़ा बहुत लिख पाएं। तो देखिए अब हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो पाठ है आपके पाठ्यक्रम में, वो नेताजी का चश्मा है। नेताजी का चश्मा जो पाठ है, वो किसके बारे में है? वो ये पाठ हमें संदेश देता है कि देशभक्ति को दिखाने के लिए बहुत बड़े दिखावे की जरूरत नहीं, उसके लिए केवल और केवल क्या होनी चाहिए? मन में भावना होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक हालदार साहब हैं जो हर 15 दिन के बाद एक कस्बे से गुजरते हैं, और वहां पे एक मूर्ति लगी हुई है सुभाष चंद्र बोस की, उसकी प्रतिमा लगी हुई है, क्योंकि वो जो कमेटी में नगर पालिका ने इसको लगवाया था, लगवाने के बाद क्या है, एक चीज की कमी रह गई, वो चश्मा बनाना भूल गए। अब चश्मा बनाना, बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति लगी हुई है, तो वहीं उस कस्बे के अंदर एक चश्मे बेचने वाला है, वो क्या करता है, हर रोज आता है और वहां पे चश्मा लगा देता है, जो उसके पास असली चश्मा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो नेताजी की जो मूर्ति है वो बिना चश्मे की नहीं होनी चाहिए। तो ये भी उसका देश प्रेम है, क्योंकि इसके मन में ये भाव आया है। अब उसको सभी लोग क्या कहते हैं? कैप्टन कहते हैं, कैप्टन चश्मे वाला। हालांकि वो किसी फौज में नहीं था, लेकिन फिर भी उसको कैप्टन कहा जाता है। अब कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता, क्योंकि उसको सुभाष चंद्र बोस जी का ये अपमान लगता है। लेकिन होता क्या है, ये प्रयास तो उसने कर लिया। होता क्या है कि एक बार जब हालदार साहब फिर वहां से गुजर रहे होते हैं, तो वो देखता है कि जो चश्मे वाला कैप्टन है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो पान वाले से पूछता है कि वो कहाँ गया? कहता है जी कैप्टन तो मर गया। अब हालदार को ऐसा लगता है कि अब कौन बंदा होगा जो नेताजी की मूर्ति का सम्मान करेगा, जो उनके चश्मे का ध्यान रखेगा। लेकिन उसका भ्रम दूर हो जाता है। वो वहां देखता है कि वहां पे एक सरकंडे का बना लगा हुआ चश्मा मूर्ति के ऊपर है। अब वो सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? वो उन बच्चों ने लगाया जो वहां पे आमतौर पर खेलते थे। अब देखिए इस कहानी से क्या बात की शिक्षा मिली? कभी भी अच्छाई का अंत नहीं होता। हमें अपने जीवन में अपने स्तर पर प्रयास करते रहने चाहिए। जो देशभक्ति हालदार साहब ने किसके अंदर देखी? कैप्टन चश्मे वाले के अंदर देखी। उसने अपने स्तर पर जो उसके पास संसाधन थे, उससे उस मूर्ति का सम्मान बनाए रखा। लेकिन जो बच्चे थे जिनके पास वो संसाधन नहीं थे, उसके बाद भी वो नेताजी की जो है मूर्ति पे चश्मा देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन, लेकिन उन्होंने सरकंडे, जो पतली तीली होती है लकड़ी की, उसका बना के चश्मा उसके ऊपर लगा दिया। तो इस पाठ से क्या हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए।
हमें हमेशा सकारात्मक होना चाहिए और जीवन में अच्छाई हमेशा ही जीवित रहती है, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। यहाँ पे इस पाठ का उद्देश्य क्या है, अगर ये आपको स्पष्ट हो गया तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से ये बताना चाहता है कि देश के निर्माण और विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक ने अपना अपना सहयोग किया है। इसमें बड़े और बच्चे भी शामिल रहे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक और इसकी सभी चीजों से प्यार करने वाला, देश की समृद्धि के लिए प्रयास करने वाला हर नागरिक, हर व्यक्ति ही देशभक्त है। तो ये संदेश है जो इस कहानी के माध्यम से बताया है। दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भक्त के माध्यम से लेखक ने एक, जिसको हम कह सकते हैं ना कि ये स्पष्ट किया है कि कभी भी अगर धार्मिक जीवन जीना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको जंगलों में जाएं। आप अपने व्यवहार से अच्छे ढंग से जीवन को जीते हुए भी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संत की श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। तो लेखक का ये मानना है कि जो बाहरी वेशभूषा या कर्म कांड करते हैं उससे कोई सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का आधार है कि हमारे जीवन के मानवीय सरोकार क्या है, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी, हमारे अंदर मानवता कितनी है। तो ये एक रेखा चित्र है जिसमें बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन में एक गांव के अंदर रहने वाले, जिसको लेखक ने बाल गोविंद भगत का नाम दिया है, उसके चरित्र के माध्यम से मानवता की, मनुष्यता की, लोक संस्कृति की चेतना का प्रतीक बताया है। तो ये इस पाठ का क्या है, सारांश है। इसके बाद लखनवी अंदाज, इसमें जो पाठ है ये व्यंग्य प्रस्तुत करता है। लोग झूठा दिखावा करते हैं। लखनवी शब्द जो है वो लखनऊ से बना है। यहाँ पे एक कहानी है कि एक ट्रेन में लेखक देखता है कि एक जिसको हम कह सकते हैं नवाब की प्रवृत्ति का व्यक्ति है, नवाब साहब हैं, उसके अंदर बैठे हैं और वो क्या है, सफेद पोश हैं। लेखक को वहां पे क्या है, उसके साथ यात्रा करने का मौका मिला। तो वो देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नवाबी नस्ल का जो सज्जन है वो पालथी मारे बैठा है, उसके सामने 2 ताजा चिकने खीरे हैं जो तौलिए पर रखे हैं। लेखक अचानक उसके डिब्बे में प्रवेश करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाता, उससे कोई बात भी नहीं करता। तो अब लेखक को लगता है कि जो वहां पे उस डिब्बे में उसका आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहा है। तो वो क्या करता है, आराम से जो है खीरे को छीलता है और उसके बाद उसके ऊपर नमक वगैरह लगाता है। तो धीरे धीरे उसकी एक फांक को उठाकर अपने होठों तक भी लेके आता है, सूंघता है और थोड़ा बहुत कहने का है, उसको सूंघने के बाद क्या करता है, तुरंत उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है। मतलब वो ये दिखाना चाहता है कि मैं इतना अमीर और इतना गर्वित आदमी हूं, मेरे लिए क्या है, खीरा खाना तौहीन की बात है, शर्म की बात है। तो लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर बड़ा शर्म महसूस कर रहा है कि क्या जो ऊपर से देखकर ही उसका पेट भर गया। इसी बीच नवाब साहब को डकार भी आती है। वो कहते हैं कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकील है। ठीक है, मतलब शकील है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, खाने में अच्छा होता है लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने इसको बाहर फेंक दिया, ये हमारे खाने लायक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में बहुत सारा क्या है, दिखावा करते हैं केवल। और लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य से लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद से पेट नहीं भरता। जिस तरह लोग पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वो केवल ढोंगी हैं, वो केवल अवास्तविक हैं। और इसका संदेश यह भी है कि कहानी के लिए कोई, इस कहानी का सबसे बड़ा ये है कि ये कहानी बिना पात्रों की लिखी गई है। ठीक है, कहानी के लिए कोई घटना या पात्र अवश्य होना चाहिए, बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना भी निरर्थक हो जाता है। तो ये लखनवी अंदाज इस प्रकार की कहानी है। और बाद है मन्नू भंडारी की लिखी कहानी। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी के जो क्रांतिकारी जीवन के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार एक लड़की होते हुए भी उसने अपने जीवन में अपने जीवन के निर्णय, शिक्षा से संबंधित जो निर्णय हैं वो खुद लिए और आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और युवा लड़की होते हुए भी आजादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उसका जो उत्साह था, उसका जो ओज था और उसका जो संगठन बनाने का जो तरीका था वो वास्तव में अद्वितीय था। तो इस चीज को
इसके अंदर दिखाया गया है। उसने अपने जीवन में कौन कौन सी स्त्रियां, उसकी जो बहनें थी, उसकी जो माता थी, उसका क्या प्रभाव उसके जीवन के अंदर पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो मन्नू भंडारी में इसमें अपने जीवन के बारे में बताया है कि अपने आत्मकथ्य के बारे में उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे उसके जीवन में ऐसे क्या हुए, ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने उन्हें बाकी जो कह सकते हैं उस युग की लड़कियां थी या परिवार की लड़कियां थी, उससे उसने उसको अलग कर दिया। और उसके जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा उसकी अध्यापिका का, शीला अग्रवाल जी का। तो ये मुख्य बातें इस पाठ में हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन का प्रभाव पड़ा? पिता का प्रभाव पड़ा, क्योंकि पिता का ये प्रभाव पड़ा कि वो हीन भावना से ग्रस्त हो गई। पिताजी के स्वभाव के कारण उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती थी, और पिता के द्वारा ही, लेकिन पिता के द्वारा ही उनके अंदर देश प्रेम की भावना का विकास हुआ। और दूसरा प्रभाव पड़ा शीला अग्रवाल का। शीला अग्रवाल ने उनके खोए हुए जो आत्मविश्वास को वापस लौटाया। वो जो उनके देश प्रेम की भावना जो उसके परिवार से उसको मिली थी, उसको बढ़ाने में एक उचित माहौल दिया। और उसके बाद लेखिका ने खुलकर क्या किया, अपने जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। लेखिका के जो पिता थे, रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे? लेखिका के पिता का ये मानना था कि रसोई का काम में अगर लग गई तो लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाएगी, वो केवल खाना पकाने तक ही सीमित रह जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करने का अवसर मिले। लेकिन ये सारा भटियार खाने की तरह, यानी कि रसोई की भट्टी की आगे उनकी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। अब एक इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो कई बार मैंने परीक्षा में देखा कि ऐसी कौन सी अच्छी आदत थी, ऐसी कौन सी आदतें थी जो उसकी माता के अंदर थी, वो जो है लेखिका के ऊपर असर नहीं कर पाई। तो वो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी माता हर अच्छी और बुरी बात उसको सहन कर लेती थी। यानी कि उसकी माँ लेखिका के लिए कभी आदर्श क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि वो उचित या जो अनुचित मांग बच्चों की पूरी करती थी और पिता के अत्याचार को सहन कर लेती थी। ठीक है, तो इस कारण वो उसे कभी भी अपना आदर्श नहीं बना पाई। तो इस प्रकार ये पाठ जो है पूरा होता है। मन्नू भंडारी का लिखा हुआ पाठ है ये, एक कहानी यह भी। अब इसके पश्चात अंतिम पाठ है आपका नौबत खाने में इबादत। अब इसमें बिस्मिल्ला खां हैं, जिनको अमरुद्दीन उनका असली नाम था, उर्फ बिस्मिल्ला खां भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, शहनाई वादक रहे हैं। 5-6 साल में वो डुमराव में उनका जन्म हुआ था, वहाँ छोड़कर अपने ननिहाल काशी में चले गए थे। उनके मामा और नाना उनके साथ रहते थे, वो उस समय के बड़े प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उन्हीं के पास रहकर उन्होंने 14 साल की उम्र में जो शहनाई बजाना सीखा और वहाँ का जो काशी का बालाजी का मंदिर है वहाँ पे रियाज करना शुरू किया। और उसके बाद इसके अंदर एक शब्द आता है जो कहने का मतलब है शहनाई को शास्त्रांगत किस विद्या में गिना जाता है, तो ये सुशिर वाद्य है। सुशिर का मतलब नाड़ी वाद्य है। नीड जो है इसकी किससे बनती है? रीढ़ किससे बनती है? तो रीढ़ एक खास प्रकार की घास होती है। आपको पता है शहनाई एक रीढ़ से बनती है, जो एक खास प्रकार का विशेष प्रकार का बांस होती है। प्रभाती क्या होते हैं? जो सुबह सुबह संगीत गाया जाता है। और शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्ला खां कितने बस में सुर मांग रहे हैं? सुर मांग रहे का मतलब है इतना बड़ा संगीतकार होने के बाद भी वो 80 साल का हो गया, लेकिन अभी ईश्वर के आगे प्रार्थना करता है कि परमात्मा मुझे स्वर दे, मतलब मुझे मेरे ऊपर कृपा कर कि मैं अच्छे से बजाना और गाना सीख पाऊं, अच्छे से बजाना सीख पाऊं। तो खां कहते हैं कि क्योंकि मुस्लिम थे, वो कहते हैं कि मेरी 5 वक्त वाली नमाज किस में खर्च हो जाती है कि मैं प्रार्थना करता हूं अल्लाह से कि मुझे सुर दे, सुर की बख्शीश कर। तो इस प्रकार ये किसके बारे में पाठ है? ये बिस्मिल्ला खां, जिसने एक मशहूर शहनाई वादक के रूप में क्या किया? इस देश का और अपना और इस देश का नाम रोशन किया। तो ये एक प्रकार से उसके जीवन की कहानी है। तो ये था आपका जो पाठ है किसके बारे में? बिस्मिल्ला खां के बारे में। संस्कृति पाठ में से महत्वपूर्ण चीज क्या आती है? जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जिसके अंदर पूरा पाठ टिका हुआ है। देखिए, जिस योग्यता, प्रवृत्ति, प्रेरणा के बल पर आग और सुई की खोज हुई,
वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। बस, यानी कि जो खोज करने की प्रवृत्ति है वो संस्कृति है, और संस्कृति से ही क्या विकसित होती है? सभ्यता विकसित होती है। संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ वो आविष्कृत करने वाला व्यक्ति सुसंस्कृत व्यक्ति कहलाता है, और जब जो दूसरों के द्वारा या आने वाली पीढ़ियों के द्वारा जब उसका विकास किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उससे सभ्यता महान मिलती है, उसको कहा जाता है सभ्यता। तो इस प्रकार जो संस्कृति का परिणाम सभ्यता निकलता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें से आपको जो प्रश्न आता है वो यही प्रश्न आता है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न को आप समझ लेंगे तो आपको ये पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। ठीक है, संस्कृति पाठ का उद्देश्य, उसमें निसंदेश क्या है? ज्ञानी और बुद्धिमान लोग संस्कृति से प्रेरित होते हैं और नए नए आविष्कार करते हैं और मानवता का कल्याण होता है। संस्कृति का परिणाम क्या है? सभ्यता है। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर सुसंस्कृत मानव होंगे तो वो ऐसे आविष्कार करेंगे जो हमारी सभ्यता को विकसित करते हैं। सभ्यता किसके ऊपर टिकी हुई है? वो संस्कृति के ऊपर टिकी हुई है। बस इस पंक्ति को आप याद कर लीजिए, आपको पाठ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। संस्कृति का परिणाम सभ्यता है। सभ्यता किसके ऊपर टिकी हुई है? संस्कृति पर टिकी हुई है। और संस्कृति के मूल में किसकी भावना होती है? हमेशा कल्याण की भावना होती है। कोई भी सुसंस्कृत मानव, देखो एग्जाम्पल समझिए, जैसे इस पाठ में आया है, जो न्यूटन है उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तो वो क्या था? एक सुसंस्कृत मानव था। लेकिन उस सुसंस्कृत मानव की खोज के द्वारा आने वाले विद्यार्थियों ने, जो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो क्या हुए? उन्होंने आगे जाके और अन्य खोजें की। वो किसके ऊपर टिकी हुई थी? गुरुत्वाकर्षण के। तो उन बच्चों को हम संस्कृत मानव नहीं कह सकते। संस्कृत मानव वो था जिसने सबसे पहले किसकी खोज की? गुरुत्वाकर्षण की। फिर गुरुत्वाकर्षण के आधार पर जो भौतिक विज्ञान के छात्रों ने नई नई खोज की, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे कि वो सभ्य मानव थे। बस, संस्कृति के विकसित होने से सभ्यता विकसित होती है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। ठीक है, तो ये आपके जो पाठ थे, मैंने जितनी शीघ्रता से, जितना ब्रीफ तरीके से आपको पढ़ाने की मैंने कोशिश की है यहाँ पे, ताकि आप इसका जिस्ट समझ पाए। हालांकि इसमें हम अभी कृतिका के ऊपर बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन बाकी सारे पहलुओं को मैंने टच कर दिया है। आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे? आने वाले टाइम में हम इसको चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, यानी कि लगभग हम इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक दिन हमने बात कर ली काव्य खंड पे, एक दिन हमने बात की है गद्य खंड पे, एक दिन व्याकरण पे, इसी प्रकार कृतिका पे। तो 5 या 6 कक्षाओं के माध्यम से हम क्या कर देंगे? इस पूरे पाठ्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको अन्य विषयों की जो कक्षाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो आशा है कि आपको आज की कक्षा ठीक लगी होगी। आप क्या कर सकते हैं? आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसके बाद आप क्या करें, इसको आप सेव करके रख लीजिएगा। जब भी आपको समय मिले, जब भी आप खाली हो, तो आप इस वीडियो को सुनिएगा और हमारी निरंतर कक्षाओं को भी अटेंड कीजिएगा। एक बार पुनः आप सभी अध्यापक साथियों का, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।